Dr. Purnima, and rest of the faculty members of the Department of Psychology also. So now, without wasting our time, please start. Okay. मैं डॉक्टर मुकेश कुमार पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, आप सभी का इस अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं आत्महत्या के संबंधित व्यवहार को लेकर, उसको लेकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाता है, और इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो WHO है या फिर IASP जो है वो लोगों को अवेयरनेस करने का प्रयास करता है कि लोग आत्महत्या के संबंध में जागरूक हों और आत्महत्या संबंधित व्यवहार से अपने आप को दूर करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और इसको हम लोग किसी भी परिस्थिति के कारण या किसी भी छोटी सी समस्या के कारण समाप्त कर लें, ये उसका समाधान नहीं है। तो अभी वर्तमान में जो WHO का थीम है सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर, वो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर विशेष जोर दे रहा है कि आत्महत्या जैसे गंभीर समस्या को रोकने के लिए एक वैश्विक एवं सामूहिक प्रयास किया जाए, चाहे हम किसी भी भूमिका में हो, चाहे हम शिक्षक की भूमिका में हो, चाहे किसी परिवार के सदस्य की भूमिका में हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हो, या राजनीतिक तौर पर किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, हम सभी की भूमिका एक बहुत जरूरी है कि हम अपनी सकारात्मक भूमिका इस क्षेत्र में निभाएं इसको रोकने के लिए। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो आत्महत्या जैसे विचार जो है या आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है, अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर जो डेटा है WHO का, तो ये देखा गया है कि 7,03,000 लोग हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम डिसीज से या किसी भी कारण से लोगों के मरने की स्थिति को देखें तो उसमें आत्महत्या जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा नंबर है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। और 100 में से लगभग एक व्यक्ति आत्महत्या की वजह से अपने आप को खत्म कर रहा है, अपने जीवन को खत्म कर रहा है। और इससे भी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो कम आयु के लोग हैं, 50 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, उनमें ज्यादातर ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। लगभग 58% पॉपुलेशन जो है वो सुसाइड की तरफ जा रही है। और अगर हम रिलीजियस बेस देखें, या फिर रिलीजन बेस ऐसा कोई फैक्टर इसमें है नहीं, या रिलीजन का कोई ऐसा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है नहीं, पर जो निम्न आय वाली जो देश है या फिर आबादी है, या फिर मध्यम आय वाली जो आबादी है, उसमें लगभग 77% जो आबादी है वो आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त हो रही है। और ये जो परसेंटेज है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन से गुजरता है तो उसमें ये मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर कहें कि 20 गुना ज्यादा संभावना उसकी बढ़ जाती है कि वो सुसाइड कमिट कर लेगा। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके बारे में हम सभी मनोवैज्ञानिक या जो जानकार हैं वो उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसकी रोकथाम को लेकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में भी सेंटर फॉर वेलनेस इसको लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, और हम लोग बच्चों को या जो हमसे संबंधित है उनको अवेयरनेस करने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को रोकें, या उनकी समस्या जो है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं, उनका हम समाधान करें। और इसी के संबंध में अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी बहुत बड़ा नंबर है। 2021 का डेटा है कि लगभग 1,64,000 लोगों ने सुसाइड कमिट किया, और पिछले वर्ष की तुलना में ये जो परसेंटेज था वो 7.2% बढ़ा है। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो डेटा है या जो ये प्रवृत्ति है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए भी इसको रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हमारे जो मेट्रो सिटीज में ये बिहेवियर ज्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर हम कहें कि कंपैरेटिवली 25% ज्यादा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मनोविज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने इस विषय पर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करने का सोचा, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं समाज कार्य विभाग की पूर्व विभागाध्यक्षा और पूर्व डीन प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैम। हमारे साथ हैं मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय
डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैम, और हमारे साथ हैं मिसेस प्रियंका पांडे जी, जो कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फील्ड वर्क कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं और इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और हमारे साथ हमारे मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर रश्मि सिंह मैम, हमारे ही विभाग के डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी, और डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर पूर्णिमा जी, डॉक्टर कंचन जी, और हमारे विभाग के सभी शिक्षक और हमारे विद्यार्थी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी को कि वो हमारे जो अतिथि हैं उनको आमंत्रित करें उनके संबोधन के लिए। और एक अनुरोध है कि हमने इस जो प्रस्तुतिकरण है या जो आपके स्पीच है उसके लिए नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स का समय निर्धारित किया है, तो विशेष अनुरोध है कि कृपया समय का ध्यान रखें। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी से कि सर आप अतिथियों को आमंत्रित करें। दुर्गेश उपाध्याय जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम, नमस्ते टू ऑल द डिग्निटरीज इन द पैनल। नमस्कार। वेलकम ऑल द ऑडियंस। सो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे समाज कार्य विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैम कि वो आएँ और अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैम अपने अनुभव हम सभी से साझा करें, कुछ उनके बारे में जो उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं मैं बताना चाहूँगा कि आपने MSW की डिग्री ली है, उसके अलावा MJMC आपने BHU से की, PhD सोशल वर्क में। इसके अतिरिक्त इन्होंने लगभग 3 किताबें पब्लिश की हैं, मोनोग्राफ, एक एडिटेड वॉल्यूम है, टेक्स्ट बुक है, कुल 2 दर्जन से ऊपर आर्टिकल्स रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश्ड है, एडिटेड वॉल्यूम्स में लगभग 9 से ऊपर चैप्टर्स पब्लिश्ड हैं। और आपने डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है उसके लिए आपने डेवलप किया है कोर्स कंटेंट, ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आप उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद और MG चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी MP, इनसे भी आप जुड़ी रही हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आप गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, शेट यूनिवर्सिटी नैनी इलाहाबाद और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, आप उसके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर हैं। आपने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी सक्सेसफुल कंप्लीशन किया है इन द एरिया ऑफ फील्ड वर्क इन सोशल वर्क। और करेंटली मैम जो अपने विभाग में फील्ड वर्क उसको डायरेक्ट करती हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पेयरिंग सम टाइम विद अस, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी फील प्रिविलेज्ड। एंड आज का दिन वाकई महत्वपूर्ण है, जैसा कि डॉक्टर मुकेश सर ने बताया। और हम आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, आप जो कुछ हम लोग का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। प्रोफेसर वंदना सिन्हा। Thank you so much, Durgesh Upadhyay ji. I am feeling so much privileged and glad that the Department of Psychology have invited me as a keynote speaker in this webinar. And thank you so much, Head of Department, Dr. Rashmi ji. Thank you. Now I am coming on my point. आज का जो विषय है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर है। हालांकि ये डे कल था, लेकिन जिसको आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसकी जो थीम है वो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन है ना। पहले तो हम ये समझ लें कि सुसाइड क्या है, क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स इसके पीछे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उस तरह से बात करना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुसाइड या आत्महत्या ऐसी चीज है जो कि एक तरह से अगर हम कहें तो बड़ी ही दुखद और बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना होती है, क्योंकि किसी भी जिंदगी जो जीवन मिला है, जिंदगी मिली है जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, उसको अगर कोई व्यक्ति अपनी ही मर्जी से खुद से अपने हाथों से खत्म कर दे, अंत कर दे जीवन का, तो इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती कोई। तो आत्महत्या ऐसी ही घटना होती है। और कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कर रहा है,
लेकिन उसके पीछे कॉजेशन जो है, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं वो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको लंबी आयु मिले, अच्छी तरह से जिए, कोई भी मरना नहीं चाहता है सामान्य व्यक्ति। जब परिस्थितियां ऐसी हों या फिर उसकी मानसिक अवस्था व्यक्ति की ऐसी हो जाए कि जीना मुश्किल लगे, तभी व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। तो हमें इसके कारण पर ज्यादा बल देना चाहिए कि किन कारणों से होता है। इसके आंकड़े डॉक्टर मुकेश पंत जी ने अभी बता ही दिए हैं। जो रिसेंट आंकड़े हैं उसमें 7,30,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष, और ये कोविड के दौरान और कोविड के बाद और ज्यादा संख्या बढ़ी है। ये आंकड़ा तो 2019-20 का है, इसके बाद और ज्यादा संख्या बढ़ी है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये है। और अगर हम इसको अगर इस तरह से देखें कि रोज कितने लोग या कितना, तो हर 40 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। इससे हम इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेजी से ये आत्महत्या की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ रही है, और युवाओं में ज्यादा है ये, स्पेशली एडोलसेंट एंड यूथ ग्रुप जो हमारा है, 15 से 29 वर्ष के लोग जो हैं इस आयु वर्ग के, इसमें चौथा बड़ा कारण उनके मृत्यु का आत्महत्या होती है। बीमारी, दुर्घटना, इनके बाद अगर हम देखें तो चौथा बड़ा कारण है आत्महत्या। और ये बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही शोचनीय विषय है। और जैसा कि आज का थीम जो है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम है, ये क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। हमें उम्मीद या आशा जगानी चाहिए व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति सुसाइड के लिए प्रेरित हो रहा है। और कैसे जगाएं? तो एक्शन के थ्रू, कुछ ऐसा कार्य करके कि जिससे उसमें उम्मीद जगे और व्यक्ति आत्महत्या न करे। ये जो हम वर्ल्ड प्रिवेंशन, ये सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं, ये WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ये दो बॉडीज ने मिल करके 2003 से तय किया था मनाने का। और WHO ने इस पर काफी काम किया है, काफी इसने अपने एक्शंस, जो एक्शन वाली बात आ रही है थीम में, ये 2021 से लेके 23 तक के लिए ये थीम रखी है। अमूमन क्या होता है कि किसी दिवस को हम जब करते हैं तो हर वर्ष अलग अलग थीम देते हैं, लेकिन चूंकि WHO इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम 2030 तक सुसाइड को काफी कम करें, इसलिए इसने 3 साल लगातार इस थीम को रखा है कि कैसे सुसाइड रेट को कम किया जाए, तो होप कैसे जगाया जाए, लोगों में उम्मीद कैसे जगाई जाए, उसके लिए क्या एक्शन किए जाए, इस पर ही मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। अगर हम देखें कि जैसे कॉज की मैं बात कर रही थी, तो मेन कॉज जो होता है वो है कि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। अब किन किन कारणों से व्यक्ति परेशान होता है, इसको अगर हम देखें तो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसके कारण व्यक्ति की होती है, क्योंकि स्ट्रेस एंड ट्रॉमा ये दो चीजें ही मेन रूप से फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। और इसके जो कारण होते हैं वो रिलेशनशिप ब्रेकअप वगैरह होना, संबंध ठीक ना होना आपसी, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी कोविड के दौरान जो भी बढ़ने की बात मैंने कही, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। फिर पेन एंड इलनेस। और अगर हम यूथ और एडोलसेंट की जो बात कर रहे हैं तो वहां पर बुलिंग है, जो बच्चे परेशान करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, परेशान करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। एब्यूज, वायलेंस, आइसोलेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। जनरली ये माना जाता है कि ज्यादा एज में लोग आत्महत्या नहीं करते, लेकिन अब जैसे जैसे लॉन्गेविटी बढ़ रही है और आइसोलेशन बढ़ रहा है लोगों का, ओल्ड एज पीपल का, वैसे वैसे उनमें भी हम देख रहे हैं कि सुसाइड टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर हैं, तो इनको कम करने के लिए भी हमें साइको सोशल एस्पेक्ट पर ही व्यक्ति के ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि वो आत्महत्या कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस भी होता है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक ऐसा रोग है डिप्रेशन जो कि लीड करता है सुसाइड के लिए लोगों को। तो अगर डिप्रेशन का कोई भी सिम्टम व्यक्ति में दिख रहा है तो उसके परिवार वालों को, आसपास वालों को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे में, क्योंकि ये एक ट्रिगर होता है, एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन होती है।
व्यक्ति अकेला रहना शुरू कर दे, गुमसुम रहना शुरू कर दे, या फिर वो ऐसी कोई हरकत करे या कोई ऐसी चीज लेकर के आए घर में जिससे कि जान जा सकती है, रस्सी खरीदना, कोई आर्म्स वाले चीज खरीदना, पेस्टिसाइड वगैरह ऐसी कोई चीज लेना, अगर उसके आसपास दिखे या उसकी चर्चा करे व्यक्ति कुछ, तो आसपास के लोगों को तुरंत सतर्क होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति सुसाइड का इसके दिमाग में चल रहा है, ऐसा तो नहीं सोच रहा है, और तुरंत ही किसी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। और उससे पहले सबसे बड़ी चीज जो परिवार वाले कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं, वो ये करना कि व्यक्ति को अकेला नहीं महसूस होने देना। अगर कोई व्यक्ति जिसको कि अंदर से भरोसा है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं, उसके लोग उसके साथ हैं, उसके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, तो वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। जब व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल असहाय समझता है, बिल्कुल ही अकेला समझता है, जब उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता है, तभी ऐसा कदम व्यक्ति उठाता है। और बहुत ज्यादा जब प्रेशर में होता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण, तो अलार्मिंग सिचुएशन जब आए उसी समय लोगों को सतर्क होना चाहिए और ऐसा एक उम्मीद जगाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हैं लोग, और कोई भी अगर समस्या आ रही है तो सब मिलके उसका हल निकालेंगे। इस तरह से करके व्यक्ति को हमेशा ही मतलब कंसोल करना चाहिए, उसके आसपास रहना चाहिए। कभी भी डिप्रेशन वाले पेशेंट को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही उसके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे कि वो जैसे अपने वेन्स वगैरह काट ले या कुछ ऐसा कर ले, कोई भी ऐसा मतलब धारदार चीज या कोई ये फायरिंग आर्म, इस तरह की कोई भी चीज, आर्मामेंट वगैरह, ऐसी चीजें उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। और काउंसलिंग का तो बहुत बड़ा रोल है ही इसमें, बहुत बड़ा रोल है काउंसलिंग का। मतलब ये तो इमीडिएट के लिए है कि इमीडिएट आप परिवार वाले, घर वाले जो भी हैं, मित्र हैं, वो उसको इमीडिएट उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति कर रहा है और कुछ ही मिनट का समय होता है जबकि वो इम्पल्स एकदम से आता है, जब वो समय निकल जाता है तो उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे काम डाउन होकर के फिर खुद भी सोचता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक ही व्यक्ति कई बार अटेम्प्ट करता है, जरूरी नहीं पहले अटेम्प्ट में वो सफल हो। अगर वो टेंडेंसी है सुसाइडियल तो वो बार बार अटेम्प्ट करेगा, 3 बार 4 बार, फिर कभी सफल होगा। तो अगर एक बार भी किसी में ऐसा दिखा है कि सुसाइडियल अटेम्प्ट किसी ने किया है, तो भी बहुत जरूरी है सतर्कता और उसकी काउंसलिंग, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो एक बार अटेम्प्ट कर चुका है तो वो निश्चित रूप से आगे भी करने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो प्रिवेंशन के लिए हमें लिमिटेड एक्सेस टू सुसाइडियल जो भी मतलब चीजें होती हैं, जो भी चीज यूज होती हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स वगैरह हों या फिर कोई धारदार चीजें जो होती हैं, शार्प एज वाली, फायर आर्म्स हैं, फिर सर्टेन मेडिसिन हैं। कई बार मेडिसिन भी लोग जानते हैं, कोई ऐसी चीजें खरीद के खा लेते हैं, है ना, या रस्सी वगैरह ला करके, कुछ ला करके हैंग कर लेते हैं अपने आप को, केरोसिन ऑयल डाल के जला लेना, ये सारी चीजें जो है तो ये सब व्यक्ति से दूर रहें, उसके एक्सेस में न रहें, ये ध्यान देना। फिर बच्चों को ही, युवाओं जो हमारे मतलब ये हैं किशोरावस्था के लोग हैं, एडोलसेंट हैं, यूथ हैं, इनको लाइफ स्किल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होती है। जिस तरह से हम स्कूलों में बाकी चीजों की शिक्षा देते हैं, नैतिक मूल्य की भी देते हैं, लेकिन कोप अप करना हम नहीं सिखाते हैं कि एडवर्स सिचुएशन आए तो कैसे कोप अप करें। और आजकल की जो हम सिचुएशन देखते हैं उसमें या तो सिंगल बच्चा होता है या 2 ही होते हैं, तो माता पिता का भी ज्यादा फोकस होता है बच्चे के ऊपर, हर तरह की सुख सुविधा देते हैं, हर ऐशो आराम, और वो बच्चे एडवर्स सिचुएशन कभी फेस नहीं किए होते हैं, तो अचानक से आने पर फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो लाइफ स्किल या कोपिंग स्किल जो एक होती है लाइफ स्किल, ये एडोलेसेंट एज पर तो सिखाना बहुत जरूरी है। चाहे वो अलग से कुछ क्लासेस ऐसी स्पेशल करके सिखाई जाए या कोर्स का पार्ट बना करके रखा जाए। एक ये मतलब प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ये अच्छा फैक्टर है। फिर बिहेवियर को नोट करना, बच्चे के, एडोलेसेंट के या जो भी व्यक्ति है, बिहेवियर नोटिस करना बहुत जरूरी होता है। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है। फिर प्रिवेंटिव एफर्ट्स, अब जैसे विदेशों में तो ऐसी हेल्पलाइंस होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कोई सुसाइड करने वाला है
या कई बार वो व्यक्ति भी जो बहुत परेशान होता है उस ओर जा रहा है तो उसे हेल्पलाइन नंबर पता होता है तो फोन करता है और उस हेल्पलाइन नंबर से ही उसकी इस तरह से काउंसलिंग की जाती है कि बिल्कुल उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। और वो समय जब निकल जाता है, कुछ मिनट का जो ज्यादा इम्पल्सिव होता है, तो व्यक्ति फिर नहीं कर पाता है, वो अटेम्प्ट उसका रह जाता है। तो ऐसी हेल्पलाइन की शुरुआत जो कि अमेरिका जैसे विकसित देश में है, वो अपने देश में भी और देशों में भी होनी चाहिए। इस तरह के लोगों के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो इमीडिएटली कैसे हम हेल्प ले लें लोगों की। तो ये सारे फैक्टर्स रोकने में बहुत कारगर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने कही कि स्कूल लेवल में ही अगर हम कोपिंग स्किल बच्चों को सिखा देते हैं, लाइफ स्किल सिखा देते हैं, तो फिर वो बच्चे इस ओर नहीं बढ़ेंगे। और हमारा समाज का वातावरण, परिवार का वातावरण तो है ही। और एनईपी में एक बहुत अच्छी बात भी इस बार आई है, अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो उसमें स्कूल सोशल वर्कर की बात की गई है। तो अगर हर स्कूल में स्कूल सोशल वर्कर होने लगे, काउंसलर होने लगे, तो ऐसी प्रॉब्लम पर बहुत कुछ अंकुश लग जाएगा स्कूल लेवल से ही। क्योंकि बच्चे का एक अधिकांश समय जो है इफेक्टिव वो स्कूल में बीतता है। और वहाँ अगर टीचर और स्कूल सोशल वर्कर ये लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि किसी बच्चे में इस तरह की टेंडेंसी है और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाती है, उसके पेरेंट्स के साथ भी, उसके जो साथ के लोग हैं उनके साथ भी प्रॉपर इंटरेक्शन हो जाता है, कॉज का पता चल जाता है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई एब्यूसिव बिहेवियर कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो तुरंत इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। हमें लग रहा है आई एम क्रॉसिंग माय टाइम लिमिट। मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि समय बिल्कुल नहीं ज़्यादा लिया आपने मैम, 15 मिनट का समय आपने बखूबी उसका ध्यान रखा। 6:24, 1 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया। इनफैक्ट मैं समय अगर अलाउ करे तो एक दो अगर कोई क्वेरी हो ऑडियंस की, क्विकली हम एक दो देख लें, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं। किसी की भी कोई क्वेरी हो? ठीक है, देख लें। हम ऐसा करते तो केश जी कि अगर किसी को भी पार्टिसिपेंट की अगर कोई क्वेरी है तो वो मैसेज बॉक्स में उसको टाइप कर दे और बाद में हम उसको चैट बॉक्स में करें। अदरवाइज आप कर दीजिए, लास्ट में टाइम अलाउ करेगा तो हम लोग रख लेंगे। आप स्पीकर का नाम और क्वेरी ही ली जाती है जनरली। अभी आप सेशन अपना कर लीजिए। डेफिनेटली मैम। ओके, सो आप लोग जब भी हो तो चैट बॉक्स में डाल दें और स्पीकर का जरूर नाम डाल देंगे कि आप किससे पूछ रहे हैं, तो इससे थोड़ी आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने न केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो विषय आज हम लोगों ने चुना है इसकी क्या महत्ता है, इसका क्या मैं कहूँ कि इसकी गंभीरता है, इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी आप अपने बातों से हम सबको आपने लाभान्वित किया। और क्या क्या तंत्र जो उपलब्ध है वेस्ट में और हमारे यहाँ भी उनका उपयोग किया जा सकता है, और किस तरह से प्राइमरी लेवल से लेकर के हम लोग इंटरवेंशन शुरू कर सकते हैं और उसका एक सकारात्मक परिणाम हम सभी युवाओं में देखा जा सकता है, क्योंकि युवा ही सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जो दूसरी हमारे आज की स्पीकर हैं मिस प्रियंका पांडे, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप अपना पक्ष भी रखें। नैदानिक पक्ष क्या हो सकता है सुसाइडल टेंडेंसीज का, सुसाइड्स का। आपने मैं सबसे पहले आपका परिचय दे दूं हमारे जो ऑडियंस हैं। ये एमफिल आपने किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से, एक आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड ये कोर्स है। आपने कई संस्थाओं में काम किया है। वर्तमान में आप रवि न्यूरो साइकेट्री सेंटर वाराणसी, SGHS हॉस्पिटल सोहाना मोहाली और केंद्रीय विद्यालय बस्ती उत्तर प्रदेश में अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम कर रही हैं। और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोथेरेपी, साइको ऑन्कोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी तक आपने तो उससे ज़्यादा आपने पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। डिफरेंट सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में आपने अपनी पार्टिसिपेशन, सहभागिता भी की है। और आप एक स्किल्ड
प्रोफेशनल हैं डिफरेंट साइकोथेरेपीज में और असेसमेंट टेक्निक्स में। कुछ आपने जो विशेषज्ञता हासिल की है वो जो एरियाज हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोथेरेपी, इसके अलावा IQ असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, SLD टेस्टिंग, motivation enhancement and relapse prevention therapy, behavior therapy, biofeedback, and of course the supportive therapy and again आई थिंक दुर्गेश सर की कनेक्टिविटी यहाँ पर कट हुई है, तो इसी के साथ मैं मिसेस प्रियंका पांडे मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा कि मैम आप अपनी बात रखें हम सभी हमारे सभी ऑडियंस के सामने। मिसेस प्रियंका पांडे मैम, मैम आपका माइक ऑफ है। Sorry. Thank you, sir. Thank you, Rashmi ma'am, and Department of Psychology, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. And today's my topic is World Suicide Prevention Day, जो कि कल हम लोगों ने मनाया है। और टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल ही अभी हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑर्गेनाइज किया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि सुसाइड के बारे में अभी हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग थे उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से सुसाइड रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इस पे प्रिवेंशन की स्पेशली मैं बात करूंगी। अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाऊं तो ये लैटिन वर्ड है सुसाइड, जिसका मीनिंग है सुई एंड वन सेल्फ। सुई का मीन्स होता है वन सेल्फ एंड सीडियम का मतलब होता है किलिंग। अगर कोई खुद को अपनी इच्छा से मार रहा है तो इसको हम सुसाइड कहते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन पे बहुत सारा काम हो रहा है जिसको अभी मैडम ने सर ने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करूं तो वो आपको मेरी स्लाइड में शो भी हो रही होंगी। एज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ for the people aged of 10 to 34, suicide is the serious public mental health problem. In 2020 in the United States 45,000 people died by the suicide. If Indian scenario अगर हम बात करते हैं तो WHO ने इसे emerging serious public health issue कंसीडर किया है क्योंकि इंडिया में सुसाइड रेट डे बाय डे बढ़ रहा है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में भी सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए अलग से बात की गई है और इसमें तरह तरह के वेलनेस सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के इस्टेब्लिशमेंट पे उसके किस तरह से प्रोग्राम को रन किया जाए, इन सभी चीजों को इंडियन सिनेरियो में लाने की बात और इस पे प्रबल महत्व भी दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे बड़े जितने भी संस्थाएं हैं स्पेशली निमहैंस, इन सब चीजों का वर्क इस पे बहुत ज्यादा है। मैं स्पेशली टाइम बहुत ज्यादा नहीं लूंगी, अपने टाइम का ध्यान देते हुए मैं स्पेशली इसके प्रिवेंशन पे बात करना चाहूंगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जैसा रिस्क फैक्टर को सर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैम भी डिस्कस कर चुकी हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं स्पेशली यूथ्स में। प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स, हिस्ट्री ऑफ सुसाइड इन द फैमिली, सब्सटेंस अब्यूज, मूड डिसऑर्डर, access to lethal means, losses or the events, history of trauma, chronically physical illness, ये सारी फैक्टर्स जो आप मेरी स्लाइड पे देख रहे हैं, एवरीथिंग इट इज इन रिस्क फैक्टर्स। कुछ वार्निंग साइंस जरूर होते हैं। अगर किसी का सुसाइड का बिहेवियर हो सकता है आने वाले दिनों में तो उसके कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस आपको दिख सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि टॉकिंग अबाउट, हो सकता है वो व्यक्ति आपसे बात करे, बार बार बात करे कि सुसाइड मैं मरना चाहता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे ऊपर मैं दूसरों पे बर्डन बन गया हूँ, इस तरह की बातें वह आपसे शेयर कर सकता है। फीलिंग भी उसकी आ सकती है कि वो बिल्कुल होपलेस फील कर रहा है, उसको लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे नहीं लगता कि आगे हम कुछ भी अच्छा कर पाएंगे लाइफ में।
सो ये जो वार्निंग साइंस हैं, ये बहुत कुछ फैमिली मेंबर के कंटेक्स्ट में मैं इसको शेयर करना चाहूंगी कि किस तरह से फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसी के बिहेवियर में इसको एसेस कर सकते हैं कि किस तरह का साइन अभी उसका दे रहा है। देन एक बहुत ज्यादा चेंज आप देख सकते हैं बिहेवियर में। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं मोबाइल में बहुत ज्यादा सर्चिंग चल रही है कि किस तरह से ऐसी सुसाइड की जाए कि जिसमें दर्द ना हो, डेथ के किस किस तरह की चीजें हैं। तो ये सब चीजें जैसे मैंने इसमें शो कर रही हूँ मैं आपको स्लाइड्स में कि विड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स, सेइंग गुड बाय, टेकिंग डेंजरस रिस्क सच एज ड्राइविंग एक्सट्रीमली फास्ट, डिस्प्लेइंग एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, ईटिंग और स्लीपिंग मोर और लेस, यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल मोर ऑफन। ये सारी चीजें अगर बिहेवियर में अचानक से बढ़ जाती हैं तो हमें इसको रिस्क फैक्टर में और साइंस बिहेवियर में इन्हें रखना पड़ता है कि किस तरह से व्यक्ति का व्यवहार चेंज हुआ है और ये साइन है कि आने वाले दिनों में वो सुसाइड की तरफ बढ़ सकता है। प्रिवेंशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द थीम and there are 3 kinds of prevention: primary prevention, secondary and tertiary. प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो वो प्रिवेंशन जो सबसे पहले स्तर पे दिया जा सकता है व्यक्ति को। इसका एम है प्रिवेंट करना ऑनसेट ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर बाय मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर। Potential prevention approaches include fostering resilience in the youth patient, promoting peer and family connectedness, and intervening on parent psychopathology. Never allow high-risk cases to be alone. A young person's ability to adapt to stress, adversity in the essential for healthy development. ये सारी बातें जो प्राइमरी प्रिवेंशन में डिस्कस की जा रही हैं वो सब कुछ मिलाकर यही कहती हैं कि किस तरह से हम प्राथमिक स्तर पे किसी को इस लेवल पे मदद पहुंचाएं कि वो सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर से अपने को बचा सके। फैमिली कनेक्ट करना, लोगों को पेशेंट में रेजिलियंस डेवलप करना, प्रमोटिंग पीयर एंड फैमिली कनेक्टेडनेस, ये सभी बातें प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। कभी भी ऐसे व्यक्ति को अगर उसमें साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमारी तरफ से, क्लिनिशियन की तरफ से या एक डॉक्टर की तरफ से ये कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है कि उसको अकेला छोड़ा जाए। ऐसे व्यक्तियों में एडेप्टिव बिहेवियर बढ़ाना है, स्ट्रेस को कैसे डील करें, किस तरह से छोटी छोटी जो बातें उन्हें मूड स्विंग्स की तरफ ले जाती हैं उन्हें वो डील कर सकें। और इसी तरह अगर रेजिलियंस की बात करें जो साइकोलॉजी का बहुत मेजर पार्ट है, रेजिलियंस अगर डेवलप होता है तो उसमें आप देखेंगे पेशेंट की स्ट्रेंथ है, इनकरेजिंग सेल्फ एफिकेसी है, टीचिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आइडेंटिफाइंग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, सोशल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एंगेजमेंट इन द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। ये सारी चीजें हम प्राइमरी प्रिवेंशन के रूप में मरीज को या प्रभावित व्यक्ति को हम दे सकते हैं। इवन हम इसको फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं साइको एजुकेशन के पार्ट में कि किस तरह अगर आपके बच्चे में या आपके घर के किसी सदस्य में साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप इस चीज को आप घर पे कैसे क्राइसिस के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। Then is the secondary prevention. Secondary prevention, especially suicide prevention efforts, are aimed to detecting youth at risk for suicide and recognize those exhibiting warning signs. अगर किसी में ज्यादा रिस्क फैक्टर आप में दिख रहे हैं और उसको आप प्राइमरी लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते, देन ऐसे केसेस में आप उनको आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट फॉर सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट, फॉर थेरेपी, फॉर काउंसलिंग, उनको आप आइडेंटिफाई करके उन्हें वहां तक पहुंचाएं जिससे उनकी इम्प्रूव हो एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अरेंज कर पाए वो अपने रिस्क ग्रुप को सपोर्टिव सर्विसेज के लिए, स्पेशली प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर अक्यूट सुसाइडल क्राइसिस इन द क्लाइंट्स। बार बार देख रहे हैं नहीं मैनेज हो रहा है केस घर पे और हाई रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, देन गो फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन द थर्ड इज टर्शरी प्रिवेंशन। इसमें स्पेशली ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज की बात होती है कि अगर व्यक्ति के हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, नहीं मैनेजेबल है और बहुत डे बाय डे उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और घटना के जो क्रम है वह बढ़ता जा रहा है, तो उस पे हम थर्ड टाइप ऑफ प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं। देन
goal is here to share some therapeutic approach with the student and respected teachers also, कि एज ए क्लिनिशियन हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं मरीज को कि वो उस अपने एक माइंडसेट से बाहर आता है और आगे के लिए वो रेडी होता है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस में हम लोग बेसिकली ब्रीफ इंटरवेंशन को अप्रोच भी रखते हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम बड़े लेवल पे हम लोग मरीजों के साथ करते हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो डिप्रेशन के ही लिए इंट्रोड्यूस की गई बेक की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो एरन बेक ने दी, और ये डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज को सुसाइडल थॉट्स एज पर सीवियरिटी आते हैं, और अगर सीवियरिटी है तो सुसाइड के चांसेस भी हैं। देन इनका जो हमारा कंट्रीब्यूशन है सीबीटी में का, वो सीबीटी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है प्रिवेंट करने में सुसाइड को। बेक ने बहुत सारा काम किया है इस पे, जिसको मैंने स्केल्स के थ्रू यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से स्केल्स, कौन कौन सी डेवलपमेंटल थेरेपी को उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जांपल उन्होंने डेवलप्ड ब्रीफ सीबीटी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, स्पेशली आई विल मेंशन हियर। सीबीटी की बात करें, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स बैठे होंगे जो सीबीटी को जानना चाहते होंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट मोड में बताऊं, अगर सीबीटी को सुसाइड प्रिवेंशन में यूज करना है तो क्या मेन फोकस होगा सीबीटी का? वो मेन फोकस है रिडक्शन ऑफ सुसाइडल रिस्क, can be added to ongoing treatment. Goal: help patient use more effective ways of coping with stressors that precipitate suicidal factor. Coping through training in cognitive, behavioral and interactional skills. जब भी किसी व्यक्ति में सुसाइडल थॉट्स बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा बिहेवियरल, इमोशनल और इंटरेक्शनल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो सुसाइडल रिस्क को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें एक गोल डायरेक्टेड थेरेपी लेकर चलना है कि किस तरह से स्पेशली सुसाइडल बिहेवियर को हमें मरीज में या उस व्यक्ति में रिड्यूस करना है। तो हम उस एज पर सीबीटी एक गोल डायरेक्टेड थेरेपी है, देन वी विल गो फॉर सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ गोल, और इस तरह से हम पर सेशन व्यक्ति में कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इंटरेक्शनल स्किल्स को इम्प्रूव करवाने की डे बाय डे एवरी सेशन कोशिश करते हैं। सीबीटी के कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं। कई बार मैंने सुना है अक्सर अपनी प्रैक्टिस में, मैडम क्या करते हैं, बात ही तो करते हैं, बात करने से कैसे बीमारी ठीक हो जाती है। देन आई विल डिस्कस हियर कि क्या बातें करते हैं और क्यों ये इतनी स्पेशलाइज्ड थेरेपी है। जैसा मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन किया है, टाइम लिमिटेड है, इंडिविजुअल स्किल्स कंसेप्चुअलाइजेशन है, प्रेसिपिटेंट कौन है, उसकी वनरेबिलिटी क्या है, थॉट फीलिंग क्या है, मोर एडेप्टिव थिंकिंग पैटर्न्स को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रेस एंड इमोशनल अराउजल। तो आपने देखा होगा थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने इसमें रखा है स्लाइड में। फॉर ये मेन पर्पस होता है हमारा सीबीटी सेशन का कि किस तरह से हम एक टाइम लिमिटेड सेशन में व्यक्ति में इतने चेंजेस या इतने एडेप्टिव बिहेवियर्स ले आए जिससे वो अपने डेली लाइफ स्ट्रेसेस को डील कर सके और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेटर कोपिंग का यूज करे। सीबीटी की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे सेशन जो है वो स्ट्रक्चर होता है, हर सेशन का एजेंडा होता है, मूड को चेक करना, सुसाइडल रिस्क को चेक करना, सेफ्टी प्लान्स का यूज करना, सेशंस का रिकॉल करना एंड रिव्यू ऑफ स्किल्स ऑल्सो। एक और बिहेवियर थेरेपी जिसको हम डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी के नाम से जानते हैं, ये भी आज की कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी मेरे पहले मैडम ने डिस्कस किया कि आजकल बहुत एक या दो बच्चे होते हैं और उनमें बिहेवियरल इश्यूज बहुत है, इमोशनल डिसबैलेंस बहुत है, जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और तमाम चीजों में उनको दिक्कतें आती हैं। इस वजह से डीबीटी को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया कि मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर पाऊं, क्योंकि डीबीटी जो है स्पेशली पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है, और इसी तरह वो अल्कोहलिक या फिर ईटिंग डिसऑर्डर या फिर आप पीटीएसडी के भी पेशेंट के साथ इनको हम यूज करते हैं। स्पेशली
यहाँ बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं डीबीटी के मेन फीचर से ताल्लुक रखते हैं, बट जो मेन हम हेल्प कर पाते हैं मरीज की, वो हम शेयर कर रहे हैं आपसे कि किस तरह से हम इमोशनल डिसबैलेंस को उनके मैनेज करते हैं, जिससे सुसाइडल रिस्क कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोर माइंडफुलनेस स्किल्स को सिखाना, किस तरह से वो प्रेजेंट लिव इन द मोमेंट में रह के अपनी चीजों को हेल्प करते हैं, अपने थॉट, फीलिंग और इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस टॉलरेंस। अगर डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर लिया तब तो आधे से ज्यादा प्रिवेंशन मरीज सीख चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को, जो उसके लिए डिस्ट्रेसिंग है, वो उसको टॉलरेट करना सीख लेता है। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन, इंप्रूविंग द मूवमेंट, सेल्फ सूदिंग एंड थिंकिंग ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द नॉट टॉलरेटिंग डिस्ट्रेस। इसी तरह इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन को भी हम लोग पेशेंट में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाए कि वो लाइफ में कभी भी थ्रेटनिंग बिहेवियर के आने पे प्रेसिपिटेट ना हो और लाइफ को एंड करने के बारे में ना सोचे। तो दीज आर द मेजर सीबीटी एंड डीबीटी प्रोसीजर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इसको और भी लोग यूज करें, जिससे ये चीजें लोगों तक पहुंचे और सुसाइड रेट को कम किया जा सके। सो आई एम हियर एंडिंग माय टॉपिक एंड this was the presentation. Thank you so much, ma'am. और अगेन कई थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहा होगा, पीपीटी शेयर नहीं हो रहा था, बट स्टिल आपने बहुत ही जो पॉइंट्स हैं उसको इस तरह से बताया कि कोई ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत हुई नहीं, इसीलिए बहुत प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई। अच्छा, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली चाहे डीबीटी या सीबीटी जिन भी या बिहेवियरल टेक्निक्स की हम बात करते हैं, उनकी उपयोगिता तो जग जाहिर है, और आप लोग तो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं जो हम बाद में लेंगे, जैसा कि हम लोग समय है तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, और लास्ट में 5-10 मिनट जरूर हम लोग रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो अब इस कड़ी में मैं आज लखनऊ यूनिवर्सिटी वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से मैम जुड़ी हैं, डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैम। इससे पहले कि मैं मैम को आमंत्रित करूं, क्योंकि अपने अनुभव और अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें, उनके बारे में मैं कुछ ब्रीफली आपसे बताना चाहता हूं कि आप डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैम वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं मनोविज्ञान विभाग, और एक इन्होंने सेंटर 2020-21 से शुरू किया जो अपने आप में एक यूनिक है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ और गर्भ संस्कार का डिप्लोमा का प्रोग्राम चलता है, and she is the coordinator also. और academically she has been very bright scholar, a UGC research fellow in the Department of Psychology, and she has more than 20 years of teaching experience. ये विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ में मेंबर रही हैं एथिकल कमेटी में, और लगभग 55 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स ये नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, और जो की एरियाज हैं या जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो फीमेल सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर एंड एमएसएम पॉपुलेशन। 15 से ज़्यादा चैप्टर्स आपके एडिटेड वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हैं, 50 से ज़्यादा इन्वर्टेड लेक्चर्स आपने दिए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, जेंडर सेंसिटाइजेशन, एडोलेसेंट इशू, सेक्सुअल हरासमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टू नेम अ फ्यू। इसके अतिरिक्त नो टू ड्रग्स एक जो मूवमेंट है उसको लेकर के भी आप अपने वक्तव्य को रखती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेरेंटिंग, particularly organizations, very specific organizations like UP Police, BSF, Indian Army, Lucknow headquarters, and NIPSIT, Women Power Line, Rape Cell, Muthoot Finance। So ये सारे संस्थान हैं जहाँ से आप एसोसिएटेड हैं, उन्होंने इन सारे टॉपिक्स पर अपने प्रेजेंटेशंस और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं। लगभग 8 PhDs आपके अंडर में सुपरविजन में अवार्ड हो चुकी है, और जो बेसिक आइडिया है आपका, जो रिसर्च फिलोसफी है, वो है टू अटेन नॉलेज, रीच आउट टू द मासेस, रेज अवेयरनेस अमंग पीपल एट लास्ट टुवर्ड्स जेंडर सेंसिटाइजेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ब्रिंगिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन मेनस्ट्रीम।
तो इसके अतिरिक्त आपका जो स्पेशल फोकस है रिसर्च का वो LGBT पॉपुलेशन का है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, शी इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन्स स्टडीज, जिससे मैं भी एसोसिएटेड हूँ। आई एम प्रिविलेज्ड, फॉर्चुनेट एनफ टू गेट एसोसिएटेड विद दिस सेंटर। और आपको ये जो शुरुआत गर्भ संस्कार की थी, माननीय राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल जी द्वारा ही शुरुआत की गई, इनिशिएटिव भी लिया गया, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। 2 बैच लगभग पास होने को। और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आप हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग के। इनके माध्यम से ही MOU यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और 112 पुलिस के बीच साइन हुआ। इसके अतिरिक्त मैम जो है पुलिस पर्सनल जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी काउंसलिंग में भी, ऑनलाइन काउंसलिंग में इन्वॉल्व रही हैं। और बहुत कुछ है जो मैम के बारे में बताया जा सकता है, समय की बाध्यता है। मैं अर्चना मैम से पहले तो ये कहूँगा, नमस्ते, आप अच्छी लग रही हैं और आप हमको, हम सबको अपने जो भी अनुभव हैं, जो भी मार्गदर्शन है, सबको लाभान्वित करें। मैम थैंक यू सो मच दुर्गेश फॉर दिस वार्म वेलकम। और रश्मि जी का विशेष धन्यवाद कि मैम ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप लोगों से जुड़ पाई। बात के स्पीकर होने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि लगभग 80% तो पहले के 2 स्पीकर ने कवर कर दिया है। लेकिन मेरा, क्योंकि पर्सनली ऑन अ पर्सनल ग्राउंड, नॉट एज एन एकेडमिशियन और अ प्रोफेशनल, मेरा पेरेंटिंग पे बहुत फोकस रहता है। और मैं सुसाइडल प्रिवेंशन में पेरेंटिंग के रोल को थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी, जो कि अक्सर निगलेक्टेड या ओवरलुक्ड रहता है। जैसे अभी पहले 2 स्पीकर्स ने भी डेटा बताया और बहुत सारी बातें बताई कि कैसा वो व्यक्ति होता है जो कि वल्नरेबल है, वो कमिट कर सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि साइकोलॉजी रूट कॉज पे बात करती है, तो अगर समस्या की जड़ पे थोड़ा आ जाएं तो मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले मैं सेंसिटाइजेशन पे बात करना चाहूँगी कि स्कूल्स में बात की जा रही है कि इन टॉपिक्स के जो टीचर्स हैं वो पहचानें, बच्चे के व्यवहार में अंतर आए उसको समझें। पर मेरा प्रश्न यहाँ ये है, सॉरी टू से, हो सकता है उतना अच्छा सुनने में ना लगे, क्या हमारे टीचर्स, स्कूल टीचर्स की कोई ट्रेनिंग या कोई सेंसिटाइजेशन का उनको कोई मापदंड या कुछ नॉर्म्स हैं जो उनके बीएड या उनके टीचिंग का जो, जिसे कहते हैं ना, जिस हिसाब से वो टीचर बनते हैं, क्या ऐसा उनको कुछ इम्पार्ट किया जाता है? टीचर जो कि ऑलरेडी स्कूल के प्रेशर में असाइनमेंट, टेस्ट, एग्जाम, रिपोर्ट कार्ड, बच्चों की स्ट्रेंथ, अगर आप में से कुछ लोग हैं या आपके घर परिवार के लोग हैं टीचर स्कूल्स में, तो आपको आइडिया होगा कि वो भी अच्छे खासे वर्कलोड में रहते हैं। मैं क्योंकि निपसेट में जो यूपी में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स के रेगुलर ट्रेनिंग सेशन में रहती हूँ। करीब मैंने कोविड के पहले करीब अबाउट 100 सेशंस उनके यहाँ लिए हैं। तो जब टीचर से पूछा जाता है तो उनका यही कहना है कि मैडम सेंसिटिव होने की तो जरूरत है, लेकिन हमारे पास समय है, हम उन चीजों को देख सकें, समझ सकें, क्या इतना हमारे पास अकाउंटेबिलिटी है और हम वो टाइम निकाल सकते हैं अपने शेड्यूल में? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सेंसिटाइजेशन टू द एक्सटेंड कि उसको अलग किया जाए, उस बच्चे के व्यवहार को पहचाना जाए, इसके लिए मुझे लगता है टीचर्स का सेंसिटाइजेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। हम एक क्लास का टॉपिक मिस कर सकते हैं, सिलेबस में कुछ चीज छोड़ सकते हैं, वो शायद इतने बड़ा ब्लंडर नहीं होगा, पर अगर मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं और अगर उसमें एक भी बच्चे के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स हैं जो मैंने एज टीचर होके ओवरलुक कर दिया, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा बर्डन है। तो ये सेंसिटाइजेशन और थोड़ा पीछे आ जाएं, और इस पे बाद में पेरेंटिंग पर आऊंगी। क्या पेरेंट्स इतने सेंसिटिव हैं? सॉरी लखनऊ में केजीएमसी है, जो दुर्गेश यहाँ रहे हैं तो जानते होंगे, बड़ा नामचीन, मतलब पीजीआई के बाद हम लोग केजीएमसी की बात करते हैं। यहाँ के साइकेट्री विभाग में काफी लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं। यकीन मानिए वो बताते हैं कि मैडम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के केस आते हैं, पर हम लोग को इंस्ट्रक्शंस होते हैं पर्चा नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप? पर्चा नहीं बनेगा मतलब
अगर वो बच्चे की समस्या लेकर के आए हैं तो उसको इनफॉर्मल लेवल पे डील कर लीजिए। हमको कोई डिटेल थेरेपी नहीं चाहिए, हमको कोई डिटेल सेशन नहीं चाहिए, बस इसके व्यवहार में जो अंतर थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है और जिसमें खासतौर से बल होता है, पढ़ नहीं रहा है या पढ़ने में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ अगर कोई ये कहता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग कहते हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या जो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न हैं, बच्चों के लिए हम सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और आगे भी कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे, मेरा एक कहना यह है कि आर यू सेंसिटिव टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन? टीचर देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, आप एज पेरेंट होके नहीं देख पा रहे हैं आपके बच्चे के व्यवहार में शुरुआती में क्या चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल से थोड़ी सी फर्क है? क्या उस स्टेज पर उसको एक साइकोलॉजिस्ट या एक प्रोफेशनल की हेल्प नहीं दिलानी चाहिए? मैंने बहुत काउंसलिंग करी है पेरेंट्स की, और जब तक बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है या गुस्सा बहुत आ रहा है, तब तक पेरेंट्स बड़े हैप्पी गो टाइप से आएंगे, देखिए गुस्सा कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जहां आप केसेस में कुछ सेशंस के बाद गहराई में जाना शुरू कर दीजिए, और आप सब जानते होंगे कि बच्चों की बात आती है तो अल्टीमेटली पेरेंट्स उसके कहीं ना कहीं रोल मॉडल होते हैं। जहां आप उनको कन्फ्रंट करना शुरू कर दीजिए, यकीन मानिए वो सेशंस छोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी पेरेंटिंग की वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम है। मैं खुद इस बात को अग्री करती हूँ कि बड़ा दुखद है किसी पेरेंट के लिए जानना, लेकिन साइकोलॉजी के प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात कहूँ स्पेशली यंग बच्चों से जो भावी जीवन में आगे चल के पेरेंट बनेंगे, देखिए खुद शीशा देखने में कहीं कोई गलती नहीं है। काउंसलिंग का एक गोल्डन रूल है, इट इज नॉट ब्लैक, इट इज नॉट व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे इन लाइफ। जब आप इन चीज से जुड़ेंगे तो यही चीज आप अपने बच्चे में भी पास ऑन करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को केवल जीवन का नेगेटिव एस्पेक्ट ही हाईलाइट किया है। यहाँ काफी पेरेंट्स होंगे और जो मैं मिलती भी रहती हूँ, रिपोर्ट कार्ड में अगर बच्चा ने सामने रखा है तो शायद ही को पेरेंट्स हों जो सबसे पहले ये कहते हो, अरे वाह इसमें कितने अच्छे नंबर आए। सबसे पहला सेंटेंस आता है, अरे यार मैथ्स में तो तुम्हारे बहुत कम आए। मतलब एक नजरिया देखने का नेगेटिव है, और उसको मैं थोड़ा हास उससे जोड़ूंगी। अब तो खैर नहीं कम होने लगी हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में भी अगर देखने गए हैं तो सबसे पहले ये बताएंगे लड़की में कमी क्या है। वो हमारा आपका एक नजरिया ही ऐसा है कि हम नेगेटिव चीजों को पहले पकड़ते हैं। जब इस तरीके के बच्चे को रूट मिलती है तो उसका जीवन देखने का नजरिया भी नेगेटिव ओरिएंटेड ज्यादा होता है। वो ये कहने की बजाय कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं, हमारा क्या पोटेंशियल है, बच्चे की सोच हमेशा नेगेटिव उस पे आती है। ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, माँ बाप की उपेक्षाओं पे मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, ये कंपटीशन में नहीं कर पा रहा हूँ, इस लड़की से मैंने प्रपोजल दिया वो मुझे हाँ नहीं कह पा रही है या हाँ नहीं कह रही है। इट इज ओनली एंड ओनली नेगेटिव। और जब ये चीजें पाइल होती हैं पर्सनैलिटी फैक्टर्स के संग, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि सोसाइटी में पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब ये चीजें जिसे कहते हैं ना लेयरिंग लगती है, बस जब ये चीजें लेयरिंग लगती हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के ऐसी अवस्था बनती है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स इंटरनेशनली और नेशनली ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। मुझे लगता है अगर पेरेंट्स सेंसिटिव हों और टीचर्स ही केवल सेंसिटिव हो जाए, ये दो लोग, तो आप बचपन से उस बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी ग्रूमिंग, उसकी सोच बहुत बहुत कुछ ऑल्टर कर सकते हैं। 5% छोड़ दीजिए, कभी बार कोई इंसिडेंटल, कोई ड्रग्स या मतलब इस तरह का कोई रीजन हो सकता है सुसाइड का, लेकिन जैसे अभी पहले स्पीकर्स ने कहा, रिलेशनशिप इश्यूज, लैक ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मतलब एन नंबर जो फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है पेरेंटिंग और टीचर्स को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए और उसके लिए कुछ काम ऐसा किया जाए कि वो सेंसिटिव बने, बच्चे को मेरे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या उसकी थेरेपी सेशन कराना में कोई नुकसान नहीं है। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हम बोलते हैं अवेयरनेस कैसे आएगी अवेयरनेस? दूसरी बात, अभी एक स्पीकर वंदना मैम ने शायद बात करी थी हेल्पलाइन की। कल मैं भी अपने विभाग में ये एक ऑनलाइन सेशन था और हम लोग ने वहीं के वहीं एक प्रपोजल ये बनाया। मैं अपने क्या कहते हैं कुलपति जी से इसके बारे में बात करूंगी। हेल्पलाइन अक्सर बड़ी प्रोफेशनल होती हैं और बच्चे जो कि कम उम्र के होते हैं उनके अंदर ये लगता है अरे हमने हेल्पलाइन पे फोन कर दिया तो घर पे नंबर हो, मतलब बच्चे बोलते हैं कि घर पे पुलिस आ जाएगी और सबको पता लग जाएगा। तो मुझे लगता है एज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वी कैन हैव सम इंटरनल हेल्पलाइंस इन द सेंस दैट आवर स्टूडेंट्स कैन एटलीस्ट कॉन्टैक्ट अस, जहां वो अश्योर हों कि वो टीचर या प्रोफेसर्स हमको ऑर्डर्स में भी और किसी भी तरीके की समस्या को हेल्प
हमको हेल्प करेंगे तो मुझे लगता है ये एक अच्छा वे आउट होगा, रादर देन जैसे चाइल्ड लाइन है और बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं जो नेशनल लेवल पर हैं, पर मुझे ऐसा लगता है वो प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल है। टीचर्स को ऐसा हो सकता है कि वो बच्चों को आसानी से असेसिबल हो जाएं। पेयर्स का देखिए, बच्चे कहते हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे ऐसे दोस्त रखें जो कि उनकी सब बात सुने, लेकिन ये हम और आप उस उम्र से गुजर चुके हैं और हमें आपको पता है ये चीज़ हमेशा आप गारंटी नहीं कर सकते हैं। दोस्त सुन भी रहा है, वो कितनी सही बात समझ रहा है, कितनी गलत बात उसको बता रहा है, इस पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो हेल्पलाइन का एक प्रपोजल अच्छा हो सकता है जो कि हम यूनिवर्सिटीज में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जहाँ बच्चे हमारे विभाग से पढ़ करके गए हैं उनको हम एक ऐसा मंच दें कि वो फोन पे या पर्सनली मिल करके किसी भी टीचर और प्रोफेसर से अपनी बात कह सकें और खुल करके अपनी बात कह सकें। तो जो मतलब जिसे कहते हैं पॉइंटर्स जो हैं वो यही है कि जब ये टैबू स्टिग्मा जाएगा और ये पेरेंट्स और टीचर से, तब जाके चीजें जैसे कहते हैं ना ऊपर की परतें हटेंगी, तब आप ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे उन बच्चों को और मुझे लगता है तब हम ज्यादा मदद कर पाएंगे। इतनी सारी बात पॉजिटिव साइकोलॉजी की जाती है, हम ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, बहुत सारी चीज़ों को बात करते हैं, पर पेरेंटिंग पर बात आ जाइए, बच्चे ऐसा ऐसा बोलते हैं, यकीन मानिए अगर सेशन में सुन ले तो मी बीइंग अ पेरेंट वो दिल दहलाते हैं। एक बार एक काउंसलिंग सेशन में एक लड़के ने बोला, मैम पिताजी सिर्फ पूरे दिन में एक ही सेंटेंस बोलते हैं, वो भी रात में 9 बजे खाना खाने के टाइम। तो मैंने पूछा भाई क्या बोलते हैं? कहना और पढ़ाई ठीक चल रही है? कहते क्या उनके पास कुछ और बोलने के लिए है ही नहीं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो अभी बात थोड़े पहले स्पीकर ने बोला आइसोलेशन, उस बच्चे को कौन भेज रहा है आइसोलेशन में? कहीं ना कहीं इसको देखने की जरूरत है। जब पेरेंट्स की तरफ से ये निग्लेजेंस होती है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में कोई पेरेंट जानबूझ के कभी निग्लेजेंस नहीं करता है, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं। और आज भी सॉरी टू से आज भी हिंदुस्तान में एकेडमिक प्रेशर गजब का है। उसके अलावा मतलब ये फीडिंग ही बच्चे को है। अगर तुम एकेडमिकली ब्राइट हो तो तुम दुनिया में कुछ हो, कुछ कर सकते हो। अगर तुम पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हो तो तुम दुनिया में किसी लायक नहीं हो। ये लोग सुन के शायद कह रहे होंगे कि ये तो पुरानी सोच थी, नहीं, अभी भी ये सरवाइव करती है। और अगर ये ना होती तो कोटा और IIT, IIM ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो सुसाइड केस सामने आते हैं वो क्यों होते हैं? कि अल्टीमेटली आप क्या हैं? यू, अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता तो मैं बनाती, यू इज इक्वल टू योर अचीवमेंट्स इन लाइफ। सो इफ यू कैन अचीव, you are a success, and if you cannot achieve, especially on the academic background, okay, then you are a failure. तो सोच लीजिए अपने आप को उस जगह रख के, अगर हम पढ़ने में भी नहीं अच्छे हैं, शायद देखने में भी नहीं उतने अच्छे हैं, परिवार से भी उतने संपन्न नहीं हैं, हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हमारे पास कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? बताइए कोई विकल्प बताइए कि आदमी कहाँ जाए, और माँ बाप भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो अभी थोड़ी देर पहले लाइफ स्किल्स की बात आई थी और बहुत सारी चीजों की बात आई थी, निश्चित समाज अवेयर हो रहा है, लेकिन मेरा अभी भी इस प्लेटफॉर्म से कहने की जरूरत है कि और ज्यादा जरूरत है। और जो लोग ये कहते हैं समाज बदलेगा, ये मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म में कहती हूँ, समाज कोई व्यक्ति नहीं है जो बदलेगा, आप बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अपनी सोच में ये अंतर लाएं, कम से कम अपने 1 या 2 बच्चों के संग अगर हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है शायद आने वाले साल तक इस तरीके के प्रोग्राम्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बी अ सेंसिटिव पर्सन। अगर आप दोस्त हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, आप देखें जो आपसे जुड़ा हुआ है उसके व्यवहार में क्या अंतर आया है, आप समय दें। और शायद जो लोग काउंसलिंग यहाँ करते हैं वो जानते होंगे काउंसलिंग का कुछ गोल्डन रूल्स हैं। समस्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए है कि हर व्यक्ति बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। तो जो मेरे यंग स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी, अगर आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं तो बिना किसी डिग्री के 50% जो है वो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है हम सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। तो कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा और सेंसिटिव होइए। और मुझे टाइम का आइडिया नहीं है, मैंने ज़्यादा लिया है कम। मैं आखिर में एक बात पर अपनी बात को ज़रूर विराम करूंगी। इस बात को मैं कई सेशंस में जो सुसाइड प्रिवेंशन में हैं मैंने लिए हैं उसमें मैं कहती आई हूँ, सुसाइड का जो कॉन्सेप्ट है या सुसाइड का जो इंसिडेंस है वो साल दर साल बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप पीछे भी जाइए, गीता में, इसका श्लोक मुझे याद नहीं है, गीता में क्या कहते हैं, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था इस दुनिया में सबसे बड़ा गम बताइए।
जो सबसे बड़ा दुख हो जो कि किसी भी मनुष्य पर आ सकता है, ऐसा कोई दुख बताइए। तो अर्जुन ने इस बात पे मुस्कुरा के कहा था, अपने बच्चे को की अर्थी उठाना इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो ये माँ बाप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर आप दो बच्चे या एक बच्चों को लेकर के आए हैं इस दुनिया में और आप उनको क्या कहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए एक यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो मेहरबानी से उसके व्यवहार के प्रति सेंसिटिव होइए। स्पेंड सम टाइम विद योर चाइल्ड। और ये जो स्पेंडिंग है ना, वो लगता बड़ा हल्का सा है, चलते फिरते नहीं। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम वो पता नहीं आप लोग बच्चों जानते होंगे, वो टीवी पे शिनचैन आता था, तो कहते मैंने तो अपने घर में शिनचैन ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। कुछ और सीरियल बताएं, वो ब्लॉक कर दिया। मैं पेरेंट्स से हमेशा कहती हूँ, नो, डोंट ब्लॉक, सिट विद द चाइल्ड, वॉच दैट सीरियल, एक्सप्लेन टू द चाइल्ड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन दैट। आप एनवायरनमेंट कभी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। आज आप बच्चे को ऐसे सुरक्षित करके रखेंगे, बच्चा बाहर के समाज में जाएगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो आप सिर्फ एक चीज से कर सकते हैं, कैसे? उसको सही गलत बताएंगे, उसको खुली छूट दीजिए, पर उसको सही गलत बताइए। जैसे कहते नहीं है, वो बड़ा अच्छा सा एक सेंटेंस बोला जाता है कि खुले रहिए विचार में, पर क्या बोलते हैं, बंधे रहिए अपने संस्कारों से। तो वही चीज यहाँ है कि विचारों को और बच्चों के एक्शंस को आप कभी लगाम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बढ़ती उम्र में इस समय नीड है। लेकिन अगर आपके संस्कार पॉजिटिव हैं, अगर आप बच्चों के संग टाइम स्पेंड करते हैं, आप बच्चों की उटपटांग की बातें भी सुनते हैं, समझिएगा लिसनिंग में इम्पोर्टेंट है। केवल आपको बस स्कूल का अपडेट मिल जाए और सब चीज ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये अपडेट यहाँ खत्म नहीं होता है। थोड़ा घुस के उनके संग पूछिए ना, क्या दोस्ती चल रही है, क्या मस्ती हो रही है। देखिए, एक बार कोशिश करके देखिए, बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं इसके। फिर आपको उनकी ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी। लेकिन एक बात और है, सुनते समय अपने आप को एक, जैसे कहते हैं, न्यूट्रल व्यक्ति रहेगा। जहां आपने उस पर प्रवचन देना शुरू कर दिया तो फिर अगली बार से सारी कम्युनिकेशन यही रुक जाएगी। एक सेशन में एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे घर में मेरी जेब से 500 रुपए चोरी हो रहे थे, मतलब 500-1000 रुपए ऐसे मेरे पॉकेट से चोरी हो रहे थे। मेड बदली, ये बदला, कुछ नहीं समझ में आया कहाँ हो रहा है। बहुत समय बाद पता लगा कि मेरा लड़का उससे मेरे पैंट से चुराता था। तो मैंने कहा, तो फिर सर आपने, जब उसने कन्फेस किया कि वो चुराता था, तो आपने क्या किया? वो मिलिट्री में थे। कहना, अरे मैडम करना क्या था, इतनी बड़ी गलती, निकाली बेल्ट। तो मैंने कहा, सर आपने अपने बच्चे को जीवन में कभी ना सच बोलने की सीख दे दी, अब वो कभी सच नहीं बोलेंगे। कहने, क्यों? आप होती तो क्या करती? हमने कहा, उसको गले से लगाइए। पैसे जो चोरी हुए वो चोरी हुए, आपके संस्कार। बच्चे ने इतनी गट्स दिखाई कि उसने अपने फादर से एक्सेप्ट किया कि ही स्टील्ड। सर, इट्स एन ऑसम क्वालिटी। तो उसके बाद वो चुप भी रहे, उसके बाद वो रोए भी, और फिर घर जाके उन्होंने कुछ हमें ब्रीफ किया कि उन्होंने क्या किया। तो मेरा आज का जो आइडिया था एक्शन एंड होप वाला, टू प्रिवेंट सुसाइड, तो मेरी यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, जो भावी बनेंगे या जो अभी जो पेरेंट्स हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट है, अपनी जिम्मेदारी को किसी दूसरे पे मत डालिए। समाज में कुछ नहीं बदलने वाला है अगर आप नहीं बदलेंगे। आप पेरेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चे को समय देना आपकी जिम्मेदारी। आप लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, बहुत संपन्न हो जाइए, लेकिन बच्चे का उतना हक बनता है। और अगर इसको जड़ से ही आप पकड़ना शुरू कर देंगे तो उम्मीद है ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। आप वहीं से वहीं समझ लेंगे और वहीं से वहीं उसको, अगर आपको लगता है आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई सेशन या कोई क्या कहते हैं थेरेप्यूटिक हेल्प उसको दिला सकते हैं। जिम्मेदारी आपकी है और लेनी आपको ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपने बेसिकली आप जो रिस्पॉन्सेस भी हम देख पा रहे हैं चैट बॉक्स में, सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या इनफैक्ट जो टीचर्स भी हैं, सब इस बात से एग्री कर रहे हैं और उन्होंने आपको फीडबैक भी दिया है कि कितनी व्यवहारिक बातें आपने की। और दिक्कत वही है, सच्चाई को पता है समस्या कहाँ है, लेकिन वही आईने के सामने खड़ा होना और उसके लिए समय निकाल पाना। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग जब भी बात करते हैं तो पैसे के अर्थ में लेते हैं, लेकिन समय से बड़ा मुझे लगता है रिश्तों में कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली हम सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, दोबारा सोचेंगे कि कहाँ कुछ गलतियाँ हमसे हो रही हैं, उसको सुधारा जा सके। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए दोबारा फिर अप्रोच करते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब आगे मैं इस कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम की कन्वीनर और हमारे विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह मैम से आग्रह करूंगा कि आप अभी 3 रिसोर्स पर्सन से अपनी बात रखिए, और आप से हम लोग अपेक्षा ये रखते हैं, थोड़ा अपेक्षा आपसे बढ़ेगी क्योंकि आप कुछ और विशेष, क्योंकि मैम ने भी कहा कि जब सभी बोल देते हैं तो उसमें नया क्या जोड़ना, तो हम डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स ऑन द वेरी टॉपिक दैट वी हैव डिसाइडेड फॉर टुडे। मैम। धन्यवाद दुर्गेश जी। सबसे पहले तो आज मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ मैम, आ रही है जी। सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़ी हुई आदरणीय प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैम, जो कि मेरी वरिष्ठ हैं, मेरी बड़ी बहन हैं। मैं सबसे पहले मैम आपका हार्दिक जो है आभार व्यक्त कर रही हूँ। फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स तो होगा ही, लेकिन केवल एक फ़ोन कॉल पे आपने कितनी सहजता से मेरे आग्रह को स्वीकार किया। हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो कि 10 सितंबर को होता है, उसको आज हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कल हमारे कुछ ऐसी व्यस्तताएं थीं। हमने ये सोचा कि हम संडे के दिन आराम से अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने रिसोर्स पर्सन के साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सीरियस इशू पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने, हम सब ने, अब हमारे जो भी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं उनको सुना कि कोई भी समस्या हो, अगर हम उसे पूरी तरह से उस समस्या को सुनते नहीं हैं, उस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं और क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, एक हेल्पिंग और एम्पैथेटिक सपोर्टिव ईयर और हैंड्स अगर नहीं बढ़ाते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि वो जो समस्या है उसके समाधान की तो संभावना नहीं, वह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वंदना मैम, आपका मैं जो हूँ बहुत ही आभार व्यक्त कर रही हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय में 2009 में आई और मेरी मुलाकात जब वंदना मैम से हुई तो एज अ एल्डर सिस्टर भी हुई, एज ए नेबर भी हुई और एक डिस्टिंग्विश्ड और एक बहुत ही डिलिजेंट प्रोफेसर के रूप में भी हुई। और वंदना मैम से पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, और उन सब के बीच में अपनी पहचान बनाते हुए हम अपने सोसाइटी के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने फैकल्टी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हम बेटर से बेटर जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे अवेयरनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो। क्योंकि वंदना मैम का जो, चाहे वंदना मैम हो, चाहे उनकी पूरी फैकल्टी हो, साइकेट्रिक सोशल वर्क और काउंसलिंग और उनके जो भी सपोर्टिव इनका जो एरिया है उसका वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और चाहे वो कोई भी साइकेट्रिक या काउंसलिंग सेंटर्स क्यों ना हो, वंदना मैम और उनके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो मैम, आपका जो भी डेलिब्रेशन था वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव था। आपने रूट कॉज से लेकर के शुरू करते हुए किस तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए ये जो थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, उसको प्रभावी रूप से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आपने उस पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ में प्रियंका पांडे मैम भी हमारे साथ जुड़ी थैंक हुई यू हैं। सो मच रश्मि जी, थैंक यू मैम, अभी हमारे, मैं देख रही थी कि मैं चैट बॉक्स में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने क्वेरीज रखने, अपने ऑब्जर्वेशंस रखे हैं। यही दर्शाता है कि आपकी बातें कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंची हैं, और यही हमारा उद्देश्य ही था। क्योंकि सुसाइड क्या, यहाँ जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादातर साइकोलॉजी या काउंसलिंग या सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, मतलब समाज विज्ञान से ही संबंधित ज़्यादातर हैं। तो सुइसाइड क्या है या इसके क्या रूट कॉजेज़ हैं, ये तो उनके मस्तिष्क में है, लेकिन उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसको आपने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया था। हमारे साथ प्रियंका पांडे मैडम भी हैं, वो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच वो डेली अपने पेशेंट्स के साथ जो भी उनके पास जाते हैं, फॉर दीज आर दोज पीपल
who are aware that the problem should not be hidden and they should be exposed, and professional and counseling support if they are available, then they should definitely be availed. तो प्रियंका पांडे मैडम वो प्रोफेशनल हेल्पिंग हैंड्स हैं जो कि वाराणसी में ही है, और मैम का जो सेशन होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपके क्लिनिक्स में जो भी पेशेंट्स भी विज़िट करते हैं उनसे हमारी पर्सनली बात भी होती है। प्रियंका मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ये बताया कि क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो इंटरवेंशंस हो सकते हैं और किस तरह से स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स को रखा, सभी थेरेपीज़ से भी उन्हें परिचित करवाया। और अभी तक तो थ्योरी में और प्रिंसिपल्स में कैसे उसके क्या रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, कैसे उसे फॉलो किया जाता है, लेकिन मैडम ने उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताया, स्पेशली सुसाइड के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद तो थैंक यू प्रियंका मैम, आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया। हालांकि आपका स्लाइड विजिबल नहीं था, लेकिन मैंने इसीलिए आपको नहीं टोका क्योंकि मुझे पता है कि अभी नियर फ्यूचर हम लोग आपको बुला करके डिपार्टमेंट में हम लोग आपका इंटरेक्शन भी करवाने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। जैसा कि हमारे पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी हैं, उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थेरेपीज़ या किस तरह से भौतिक रूप से समस्याओं का समाधान किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ना तो कोई समस्या एक प्रकार की होती है, ना तो ये जो लोग हैं एडोलसेंट्स हैं, चाहे जिनको भी कोई भी साइकोलॉजिकल या काउंसलिंग की प्रॉब्लम है या उनको इश्यूज़ हैं, उनके लिए कोई ना तो एक समस्या होती है प्रभावी, ना तो उसके इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजी ही एक समान हो सकती है। हर व्यक्ति के लिए अलग समस्या, अलग प्रकार का सपोर्ट, अलग प्रकार की थेरेपी जो है इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो आपने इसे बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। प्रियंका मैम ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। और लास्ट में my dear and my I should say one of my favorite seniors डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैम। अर्चना शुक्ला मैम, आपसे जो इस तरह से मुझे लग रहा है इंटरेक्शन जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 22 साल बाद मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। मैं जितनी भी हमारे ऑडियंस है, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं बताऊं कि जब मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, तो मैडम जो थी उस समय अपना रिसर्च परस्यू कर रही थी। और मैम कुछ कंफ्यूजन है, आप प्रोफेसर अर्चना शुक्ला से मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं मैम, डेफिनेटली नहीं। प्रोफेसर अर्चना शुक्ला मैम तो मेरी गुरु है, लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी, आप उस समय वहाँ पे विभाग में मेरी सीनियर थी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ईयर 2000 में हुआ था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग एक हाँ, बहुत तब ही सही है, तब आई थॉट आप मैम से कंफ्यूज कर रही। नहीं तब नहीं ठीक है, मैम, तब मैं कर रही थी। मैडम से जो मेरा इंटरेक्शन था उस दौरान नहीं हुआ करता था। हालांकि हमेशा हम लोग का जो है एक दूर दूर का संबंध रहा, लेकिन एक बहुत ही ये कहना चाहिए कि सुनहरा अवसर रहा सुसाइड प्रिवेंशन डे के दौरान कि हम मैडम के साथ आज आमने सामने हैं। और जैसा कि दुर्गेश जी ने आपका परिचय भी सबको दिया, मैडम उस समय भी जितनी ही मेहनत थी और जितनी ही मतलब एकदम हिट टू द टारगेट उनका जो अप्रोच रहता था, आज भी उनका वही था। और आपको सुन करके सभी जितने भी हमारे ऑडियंस है, सबको ही इसका अंदाज़ लग गया होगा कि वो किस तरह से आप काउंसलिंग सेशंस और जितने भी आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में आप वर्क करती हैं और जितने भी काउंसलिंग का आप जो करती हैं, वो अप्रोच कितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ग्रास रूट लेवल की ट्रेनिंग और टीचिंग और अवेयरनेस की बातें आपने कही हैं, वो सारे ऐसे हैं जिस पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अर्चना मैम का कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से, क्योंकि मुझे पता है कि अपने डेली रूटीन में इतना समय निकालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। और जैसे कि 10 सितंबर के जगह आज 11 सितंबर को हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम सभी लोग ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, और इस पे जितनी भी बात की जाए और जितना भी इस पे डेलिब्रेशन किया जाए वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि जैसा कि हमारे सभी स्पीकर्स ने
ये सारी स्टैटिस्टिक्स भी रखा और इम्पोर्टेंस को भी जो है वो इलैबोरेट किया है कि हमारा पूरे विश्व में अगर हम देख लें तो एक साल में 7 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो सुसाइड कमिट करते हैं। हर 45 सेकेंड पे, 40 से लेकर 45 सेकेंड पे एक सुसाइड कमिट हो रहा है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो, और स्पेशली जो हमारा इस समय स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और जो टीनेजर्स हैं, इसमें ये लीडिंग 4th कॉज ऑफ डेथ होता है। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जितने भी अगर सिटीज़ पे हम नज़र डालें तो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चाहे आपका चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, अगर हम ये देखें तो ये 4 या 5 जो हमारे जो स्टेट्स हैं और सिटीज़ हैं, वो ओवरऑल 50% ऑफ सुसाइड जो हैं वो इन्हीं सारे स्टेट से आ रहे हैं। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारे भारत में, अगर हम वहाँ की सुसाइड रेट्स पे अगर नज़र डालें तो मतलब 3.5% से लेकर 4% तक का जो सुसाइड है, ओवरऑल सुसाइड पूरे हमारे भारत का, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश से आता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है जो जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, न केवल पॉलिसी मेकर्स को, हमारे स्टेट को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे टीचर्स को, वरन हमारे फैमिली और हमारे पूरे पेरेंट्स को, या हमारा ये जो सोशल सपोर्टिव ग्रुप है, इसको अब आगे आने की बहुत ज़रूरत है कि क्या कारण हो सकता है कि वह बच्चा जो हमारे साथ 24 मैम आपका घंटा माइक जुड़ा ऑफ हो गया है। हाँ, मेरी माइक गलती से ऑफ हो गई है। कि क्या कारण है कि वह बच्चा जो 24 घंटा हमारे परिवार का एक अभिन्न भाग है, उसकी समस्याओं को हम नहीं समझ पा रहे हैं, वह किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहा है, उससे किस तरह की समस्या हो रही है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। उस बच्चे के साथ एक इस प्रकार के संबंध को जोड़ने की ज़रूरत है जिससे कि वह अपने हर छोटे या बड़े, वो समस्या बहुत छोटी से छोटी भी हो सकती है, वह कितनी गंभीर भी हो सकती है और बहुत ही बेकार भी हो सकती है। जैसे अर्चना मैम ने कहा कि आप अगर उनके डेली रूटीन की भी अगर चर्चा करेंगे और उनसे हंसी मजाक में भी पूछेंगे तो वो आपसे अपने दिल की बात कहना ज़रूर शुरू करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम वो फ्रेंड मोड में ज़्यादा रह नहीं पाते और तुरंत ही हम वो अपने पेरेंट के मोड में आ जाते हैं। और एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम जो है वो एक मॉरल और सुपर ईगो मोड में ऑपरेट करने लगते हैं और हम जजमेंटल हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि हम उस बच्चे की कंपैरिजन दूसरे लोगों से शुरू कर देते हैं। तुम्हारे बड़े भाई को देखो, तुम्हारे पापा को देखो और तुम्हारे क्लास के लोगों को देखो। और जैसे कि हमारे स्पीकर्स ने कहा कि बच्चे के साथ उसके एडजस्टमेंट के, उसके डेली रूटीन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो होता है उनके फ्यूचर के, उनके सक्सेस पे, उनके एजुकेशन पे, और वो कैसा एक्सेल कर रहे हैं, उनके पर्सनल और उनके इंटरटेनमेंट और उनके सोशल लाइफ को कैसे इन्हांस किया जा सकता है या उसके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, या क्या उन क्षेत्र में अगर उस बच्चे को कोई समस्या आ रही है कि नहीं है, उस पर हम गंभीरता से कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के ये जो सिनेरियो है, इसमें ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन जो हम लोग डे मना रहे हैं, या जो WHO ने इसे, वंदना मैम ने जैसे कि हमें बताया कि इसे पूरे हम लोग ने 3 साल के थीम के लिए ही आइडेंटिफाई कर लिया है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे के रूप में इसे चयनित किया है। इसके लिए तमाम हेल्पलाइंस और टेली काउंसलिंग के लिए जो है बहुत सारे NGOs को, सपोर्टिव हेल्प ग्रुप्स को भी एक्टिवेट किया जा रहा है, और शासन के स्तर पे भी और विद्यालयों के स्तर पे भी बहुत सारे काउंसलर्स की पोस्टिंग की जा रही है। और स्कूल के भी जो डेली और रूटीन और नॉर्मल मॉड्यूल है, उसमें काउंसलिंग के लिए और एम्पैथेटिक और लाइफ स्किल ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स भी इंटरनेशनल पैटर्न को फॉलो करने वाले जो स्कूल्स होते हैं वो उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एक फॉर्मल मोड में ही है। और जैसे कि मैम ने बताया भी, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि टीचर्स इतने बर्डन्ड होते हैं, उनके
रेगुलर असाइनमेंट्स और एग्जामिनेशंस के और टाइम शेड्यूल्स के साथ, इतने प्रेशर के साथ वो काम करते हैं कि इन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरी परिचर्चा हो ही नहीं पाती है और एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही ये क्लासेस होते हैं। इनफैक्ट मेरी डॉटर जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, वो मुझसे बताती है कि आज मेरी ये टीचर नहीं आई थी, तो हमारे क्लास में एक सर आए थे, वो हमसे जो है इमोशंस की बात कर रहे थे, वो हमसे हमारे लाइफ गोल्स की बात कर रहे थे, या वो कह रहे थे कि आपके मन में क्या आता है वो हमसे शेयर करिए, या सपोर्टिव ग्रुप्स की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो एक जो पूरा फोकस होना चाहिए, अलग से इस पे पूरी चर्चा होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उनको डील किया जाना चाहिए। उसको ना तो गंभीरता से लिया जा रहा है और एक फॉर्मेलिटी के जैसे, खाना पूर्ति के जैसे उसको निभाया जा रहा है। तो ये अप्रोच बदलने की ज़रूरत है एजुकेशन लेवल पर। दूसरा कि पेरेंट्स वाले मुद्दे पर अर्चना मैम ने बहुत ही सुंदर तरीके से फोकस किया है। वंदना मैडम ने भी बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें बताई हैं। साथ में मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं रेपिटेशन नहीं चाहती हूँ, और वाकई हमारे सभी स्पीकर्स ने, साथ में हमारे फैकल्टी मेंबर्स दुर्गेश जी के साथ मुकेश जी ने सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया था। कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि ये अलग बात है कि दिखाई नहीं देता है, ये अलग बात है कि दिखाई नहीं देता है मगर शामिल तो ज़रूर होता है। ये अलग बात है कि दिखाई नहीं देता है मगर शामिल तो ज़रूर होता है। खुदकुशी करने वाले का भी कोई न कोई कातिल ज़रूर होता है। तो वह कातिल कौन है? वो जो लीडिंग कॉज है, या वो जो सपोर्टिंग हैंड है दुख के समय में, परेशानी के समय में, वह जो एक साथी है, वह जो एक संबल है जो वहाँ मिसिंग नहीं है, वह भी एक कातिल के ही रूप में अपना काम कर रहा है। तो इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेली काउंसलिंग के लिए, जैसे कि अर्चना मैम ने बताया, मैडम मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, और ये वाकई बहुत ही स्वागत योग्य जो है पहल है और कदम है। और मैं आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंटर फॉर वेलनेस, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, एक औपचारिक शुरुआत भी हम लोग करने वाले हैं। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ साथ हमारे जो डिपार्टमेंट के एलुमनीज हैं, इनको जोड़ते हुए हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी समय एक सपोर्टिव हैंड के रूप में अवेलेबल रहेंगे। और वो एक सपोर्ट सिस्टम, एक ग्रुप हम तैयार कर रहे हैं। साथ में सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में, यदि अगर आप सारे जितने भी भुक्तभोगी हैं उनके परिवार वालों से बात करें, या अगर आप डेटा की भी को उठा के देखें, तो वाकई ये जो सुसाइड के जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये बहुत ही कम हैं। जो एक्चुअल रिपोर्टेड केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी एक स्पीकर ने इस बात की चर्चा भी की कि पर्चा नहीं लिखा जाना है। तो ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट जो ये दर्शाता है कि हमारे सोसाइटी में कितना स्टिग्मा है, और ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है, इसकी वजह से इस तरह की जो अटेम्प्ट्स हैं, और आत्महत्या करने वाला जो सफल व्यक्ति है, उसने आत्महत्या के सफल होने के पहले तमाम ऐसे प्रयास किए रहते हैं, लेकिन या तो उनके इन प्रयासों पे हमारी नज़र नहीं गई, हमने उनके प्रयासों को, या कॉल फॉर द हेल्प है, या जो कभी न कभी उन्होंने एक सिग्नल दिया होगा, अपने मन की बात कही होगी कि अब मन नहीं करता, मुझे अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, या उनके डिप्रेशन या एंजाइटी के जो सिम्टम्स है जो दिन पे दिन, डे बाय डे वो सीवियर हो रहे थे, इस तरफ उनको गंभीरता से नहीं लिया गया था। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मानसिक समस्याओं के प्रति
आज भी हमारे बीच, हमारे समाज में कोई जागरूकता नहीं है कि यह भी एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉर्मल है। जैसे कि शारीरिक बीमारियों के लिए इलाज होता है, वैसे मानसिक बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। यदि व्यक्ति जानता भी है कि ऐसे काउंसलिंग और साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट सिस्टम हमारे आसपास उपलब्ध भी हैं, तो वो उन्हें अवेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर लड़का है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, लड़की है तो उसकी शादी नहीं होगी, और अगर हमने हमारे बारे में किसी को पता चल गया कि हमने आत्महत्या का प्रयास किया है तो कोई हमसे बात नहीं करना चाहेगा और हमारे फ्रेंड्स हमसे दूर हो जाएंगे। तो ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं तभी सार्थक हो पाएंगे जब तक कि हम में से हर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला, इस समय हम 80 लोग जुड़े हुए हैं, हम 80 लोग अपने साथ और 80 लोगों के साथ ये सारी बातों को, डेलिब्रेशंस को शेयर करें, लोगों को अवेयर करें और इस बात को बताएं कि सुसाइड जो है वो ये कोई समस्या नहीं है, और समस्या है लेकिन सुसाइड कोई समाधान नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, लेकिन उस परेशानी से भागने से वो परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती है। साथ ही लाइफ स्किल की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समस्याएं अगर आती हैं तो उनका समाधान कैसे करना है, समस्याओं के समय में हमें कैसे रिलैक्स होना है, ये रेजिलियंस किस प्रकार से हमें डेवलप करना है, उसमें माइंडफुलनेस या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग, ये सारे जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब समय बहुत हो गया है और सारी चीज़ों को लगभग कवर कर लिया गया है। बस मैं अपनी तरफ से यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो डेज़ हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं क्रिएट किए जाते हैं, चाहे हमारे लेवल पे हों, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हों, चाहे शासन या NGOs के स्तर पे जो भी काम किए जाते हैं, कि उनको एक दिन ऑब्ज़र्व किया जाए और उसको भुला दिया जाए। ये इनका इम्पोर्टेंस और इनकी सार्थकता तभी तक है जब तक कि ये जो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह अपनी पूर्णता की तरफ तभी जाएगा जब आत्महत्या करने वाला वह अंतिम व्यक्ति के पास एक उम्मीद की किरण ना आ जाए और उसके मन में ये भावना ना आ जाए कि दुख के समय, परेशानी के समय वह कौन सा व्यक्ति है जिसके पास जा कर के हम अपनी बातों को बिना किसी डर के, बिना किसी मूल्यांकन के भय के हम उसके साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। वह हमारा पेरेंट होना चाहिए, वह हमारा भाई बहन होने चाहिए, हमारे नेबर्स होने चाहिए, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे प्रोफेसर्स हो सकते हैं, या वो सोसाइटी का कोई अनजान व्यक्ति भी हो जाता है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि अपने जान पहचान के लोगों के साथ हम अपने मन की बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, अनजान व्यक्तियों के साथ हम बहुत ही सहजता से अपनी समस्याओं को बोल देते हैं। और जैसे एक प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर है वो सीटी बजने के बाद वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव थॉट्स हैं और जो डिप्रेसिव और सुसाइडल थॉट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, हमारी समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं और हम प्रॉब्लम फोकस्ड होने की जगह सोल्यूशन फोकस्ड हो जाते हैं, हमारे कोपिंग मैकेनिज़म्स थोड़े से और बेहतर हो जाते हैं। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आइए हम सब एक साथ प्रतिबद्ध हों, हम सब ये वचन लें कि हम न केवल अपने एकेडमिक और अपने प्रोफेशनल, जो हम साइकोलॉजी के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम न केवल अपने एकेडमिक ही वरन यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मनोवैज्ञानिक होने की और समाज के व्यक्तियों को काउंसिल करने की, और साथ में एक सौहार्दपूर्ण व्यक्ति और एक हेल्पिंग हैंड्स, एक सपोर्टिव हैंड्स होने की, यह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें मिली है उसका निर्वहन हम करें। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी स्पीकर्स हैं, प्रोफेसर वंदना मैम, प्रोफेसर अर्चना मैम और डॉक्टर प्रियंका मैम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ अपनी ओर से, अपने विभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स को कि आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया। संडे का ये जो टाइम है वो बहुत रियली बहुत प्रिविलेज्ड होता है और शाम का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो हम अपनी फैमिली के साथ वैल्यूबल टाइम शेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था।
हमने इस पे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम, वंदना मैम और प्रियंका मैम साथ में हमारे साथ मैं देख सकती हूँ, हालांकि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन शेष है। मैं अपने साथ देख सकती हूँ कि हमारे साथ हमारे समाज विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह सर भी शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे एस्टीम डीन हैं। सर ने पूरा समय दिया है, वो पूरा उन्होंने भी इसको सुना है। और सर आपने इतने इंटरेस्ट के साथ अपना पूरा समय दिया है और ये हमारे लिए वाकई बहुत ही एनकरेजिंग है। सर को भी विशेष धन्यवाद। हमारे साथ गौतम मकवाना जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक अमेरिकन और रिनाउंड एकेडमिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और पूरा ऑल ओवर इंडिया से रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट भी सारे पूरे सभी यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से भी जुड़े हुए हैं। आप सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने अपना पूरा समय दिया है। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और आगे के प्रोसीडिंग्स के लिए मैं डॉक्टर मुकेश पंत जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ पर कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं 2-3 क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूँ मुख्य तौर पर, उनको मैं यहाँ पर रखता हूँ। और सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सपना वर्मा है, उन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग को हाईलाइट करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या कैसे हम लाइफ स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं? लाइफ स्किल ट्रेनिंग की बात मैंने की थी कि ये स्टूडेंट लेवल से होना चाहिए, तो शायद प्रश्न मेरे लिए ही होगा। लाइफ स्किल ट्रेनिंग एक्चुअली जो होती है, इसका पूरा एक मॉड्यूल है और कुछ जगह पे हो भी रहा है। हम लोगों ने भी अपने सोशल वर्क डिपार्टमेंट में भी करवाया है पिछले सेमेस्टर में। तो लाइफ स्किल ट्रेनिंग बेसिकली जो होती है वो कोपिंग अप स्किल को अच्छा करती है स्टूडेंट्स के, मतलब जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके कोपिंग स्किल बढ़ाने के लिए ही इसको करना मुख्य उद्देश्य होता है। और इसको करने का जो वे ऑफ डूइंग दिस मतलब ट्रेनिंग है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ मोटिवेशनल गेम्स होते हैं, कुछ इंटरैक्टिव गेम्स और कुछ वो प्लेज वगैरह बच्चे खुद राइट करके जिसको प्ले करें, इसके लिए इनकरेज किया जाता है। स्टोरी राइटिंग की जाती है। तो ऐसे अलग अलग सेशंस होते हैं और अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। इसका पूरा वो मॉड्यूल बना हुआ है एक्चुअली। तो उसमें लेकिन उसका मेन फोकस यही होता है कि किसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो पहले तो ऐसे ये सेशन होते हैं कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, फिर दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है कि आपको लोग किस तरह का देखते हैं। फिर वो आपस में एक दूसरे के बारे में फ्रेंड्स के व्यू लेना है ना, और कुछ एक टॉपिक या कुछ ऐसा विषय दे करके और कुछ ऐसा गेम, कोई छोटा सा गेम दे करके, जैसे एक वो बैलून गेम होता है, उसमें बैलून फुला के उसके बोलता है कि उसको आप लोग सब लोग एक एक बैलून ले लें। अब कहा जाता है कि अपना अपना बैलून बचाइए, अपना बैलून बचाइए केवल कहा जाता है, किसी का तोड़िए नहीं कहा जाता। लेकिन लोग शुरू हो जाते हैं दूसरे के बैलून को फोड़ने में और छूट दे दी जाती है इसमें। जब ये 10-15 मिनट बीत जाता है उसके बाद फिर इनको समझाया जाता है कि व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन था कि आप अपने बैलून को बचाएं, ये नहीं था कि किसी और का तोड़िए। लेकिन हम किसी चीज को किस तरह से लेते हैं, हमारा एक माइंडसेट जो होता है। तो ऐसे छोटे छोटे, मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे कई सेशंस होते हैं और ये इतने इंटरेस्टिंग, इतने इंटरैक्टिव सेशन होते हैं कि हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस रहा कि जो बच्चे क्लास के लिए, जिनको कहा जाता है कि भाई समय से आओ, 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे आ जाओ, कोई 10 पे आ रहा है, कोई 10:15 बजे। और यहाँ ये स्थिति थी कि जितने दिन, एक सप्ताह लगभग हम लोगों का ये चला लाइफ स्किल ट्रेनिंग, तो 9:45 बजे से ही बच्चे आके बैठ जाते थे मैक्सिमम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है और मतलब इसको, और इससे ये निकल के आता है, कई बार हम लोग को भी पता चलता है कि कोई बच्चा कितने ज्यादा डिप्रेशन में है। कुछ बच्चे अपने स्टोरी लिखते हुए इतने बार रोए और अपनी बात बताते हुए आके पर्सनली बहुत रोते हैं, कुछ अपनी स्टोरी में कन्फेस करते हैं, तो उनकी अलग से काउंसलिंग करने का भी एक मौका मिलता है इस तरह से। तो इस तरह के सेशंस, अगर जैसे कि अर्चना मैम ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भले हम पढ़ाई का इनपुट थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन लाइफ सेविंग चीज अगर हम बढ़ा दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो यही मेरा भी कहना है कि भले हमारी पढ़ाई की चीज थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन अगर हम एक वीक का
हर सेमेस्टर या हर क्लास के लिए ये सेशन रख देते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे तक पहुंचने के लिए, उसके मन को जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियंका पांडे मैम के लिए है। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर किसी पर्सन की काउंसलिंग उसकी हो जाती है और उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं होता, उसकी फैमिली भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, उसके बाद भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस नहीं हो रहे हैं डिप्रेशन के, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रियंका पांडे मैम। सर, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले अगर वो प्राइमरी प्रिवेंशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी विल गो फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी डिस्कशन में इसको मैंने बोला भी कि अगर घर पे नहीं कंट्रोल हो रहा है, उसकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उतनी स्किल्ड वे में डील नहीं हुई। बिकॉज अगर इतना प्रॉब्लम इसमें शो हो रहा है, देन वी विल गो फॉर treatment and therapeutic sessions. Then we will check the mood of the person, severity range kya hai, then we will provide some medicine and other kind of counseling and therapy session. तो निश्चित ही पेशेंट उससे बाहर आ सकता है। हम सिर्फ ये सोचकर नहीं छोड़ सकते कि सब कुछ हो गया है तो पेशेंट को हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, बिकॉज काउंसलिंग में भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जैसे इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग पेशेंट, कि किस तरह से हम डील कर रहे हैं, कैसे उसके इमोशनल कथारसिस को हम समझ पा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पेशेंट को जरूर जाना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को जरूर ही जाना चाहिए अपने प्रोफेशनल हेल्प के लिए। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर रत्ना शुक्ला मैम, आपके लिए मैम एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि ऑनलाइन सुसाइड आजकल बहुत हो रहे हैं। ऑनलाइन आई थिंक ऑनलाइन एडिक्शन की वजह से, उसका कहने का मतलब है ऑनलाइन एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड कमिट हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उस तरह के केसेस के लिए जिनके अंदर ऑनलाइन एडिक्शन डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि हम सब लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम साइकोलॉजी का जो बेसिक बेस है उसको यहाँ शेयर करेंगे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात करते हैं। ऑनलाइन की वजह से समाज में सुसाइड बढ़ रहा है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हुआ। और मुझे लगता है अगर आप प्राइवेट उसमें जाइए तो मुझे लगता है वो लोग तो पता नहीं कितने सालों से, जब से कोविड का हुआ है, कि वो घंटों और बेहिसाब ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो अब ये कहें कि अगर ऑनलाइन काम ज्यादा बढ़ गया तो हर व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट तो मुझे लगता है कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। समस्या है उसकी लेयरिंग लगती है, उसमें ऑनलाइन वो एक हो सकता है कि जहां वो माहौल नहीं मिल पा रहा कि हम अपनी बात खुल के कह पाए। जैसे स्कूलों में बच्चों में था कि भाई कोविड और ऑनलाइन के टाइम फिजिकल फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये कहना कि ऑनलाइन काम करने या क्लास करने से सुसाइड बढ़ रहे हैं, इस पे मेरे थोड़े अपने प्रिजम्पशंस हैं। बिल्कुल मैम। और भी क्वेश्चन है, पर समय की बाध्यता है, समय हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। और क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं, तो फिर किसी दिन हम लोग ऑफलाइन सेशन रखेंगे, ऑनलाइन सेशन भी रखेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बस लास्ट में मैं वोट ऑफ थैंक्स के पहले मैं बस डॉक्टर रत्ना शुक्ला मैम को बस बोलना चाहूँगा कि रस्तोगी मैम और प्रोफेसर रत्ना शुक्ला मैम के साथ GFATM में मैं रहा हूँ और वहाँ पर हुआ है, और उसी लेगेसी को अब मैम आप कंटिन्यू कर रही हैं। और काउंसलिंग की जो बातें प्रोफेसर रत्ना शुक्ला मैम से इंटरेक्शन में हुई हैं, उनके साथ ट्रेनिंग में हुई हैं, वही चीज़ आज आपके से सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। और जो लिसनिंग टेक्निक की आपने बात की, मैं भी वही अपने स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर संतोष सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स दे। डॉक्टर संतोष। थैंक यू मुकेश जी। आई एम ऑडिबल? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, यस, आवाज आ रही है। सर्वप्रथम इस संवेदनशील कार्यक्रम के आयोजन के लिए मनोविज्ञान विभाग को मैं बहुत ही धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे कार्यक्रम को त्वरित व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया, विशेष करके विभागाध्यक्ष मैम और डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर दुगेश जी। तो
इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत जरूरी था, क्योंकि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि व्यक्ति का जीवन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और व्यक्ति की कौन सी परिस्थितियां होती है कि जो आत्महत्या के लिए वो प्रेरित हो जाता है। तो ऐसे मुद्दे पे, चूंकि हम लोग सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, तो हमें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे आज के विशेष दिन के साथ साथ अन्य समय पे भी ऐसे कार्यक्रमों का भविष्य में भी आयोजन होता रहेगा। इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के कारण इस कार्यक्रम में सहभागिता उनका आशीर्वचन परोक्ष रूप से हमें जरूर मिल रहा है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कार्यक्रमों के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, और सभी को, विभाग के प्रोफेसर से लेके स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने उनका एक सूत्र है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन। वो सभी का साथ, जिस एक सूत्र में कहें, सबका साथ और विद्यापीठ का विकास, सर का ये सूत्र है। और इसमें इस सूत्र को आकार हमारे विभाग की विभागाध्यक्ष मैम डॉक्टर रश्मि मैम पूर्णता इसको करती हैं, और सभी को हर कार्यक्रम में सहभागी होने का, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन देने की अपॉर्चुनिटी मैम देती हैं। तो मैम का सहृदय से आभार और धन्यवाद मैं प्रेषित करता हूँ। और मैम ने हमारे कहने पे हमारे ऊपर उन्होंने एक विश्वास रखा कि रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर प्रियंका जी का नाम हमने रिकमेंड किया, और मैम ने सहर्ष उसको स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है बात कीजिए और इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता जरूर होगी। तो मैम, आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने एक विश्वास जताया हमारे ऊपर और मैम को रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया। इसमें बहुत ही रेनाउंड डिग्नेटरीज और एमिनेंट रिसर्चर्स, स्कॉलर्स हैं, और उस कड़ी में मैं प्रोफेसर वंदना मैम, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष भी समाज कार्य विभाग की रही हैं, संकाय अध्यक्ष भी रही हैं। हमारे विभागाध्यक्ष मैम ने बताया कि मैम का कार्यक्रम हमेशा संडे को रहता है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो अपने स्टूडेंटों के साथ करती हैं। इस व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद भी मैम ने अपनी सहभागिता दी और हमें कि आत्महत्या के उन कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि वो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं या आत्महत्या को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इससे एक वैज्ञानिक तरीके से मैम ने इन चीज़ों को समझाया। मैम, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। उसके बाद मैं अपने दूसरे से पर्सन डॉक्टर प्रियंका जी को भी हृदय से आभार और धन्यवाद। मैम से हमारी कभी कोई ऐसे परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमारी कभी कोई वार्ता नहीं हुई है। हमने कुछ जो पेशेंट भेजा था उसके जरिए मैम के बारे में हमने सुना था और एक टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से मैम ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की स्वीकृति दी। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी आपका हम लोग सहयोग लेंगे। और हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन बहुत ही एमिनेंट मैम है डॉक्टर अर्चना मैम, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। मैम, आपका भी हृदय से आभार। मैम ने कहा कि मैम की एक बात अभी मुझे याद आई। मैम ने कहा कि अंतिम जो स्पीकर होता है उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं मैम, लेकिन आपके वक्तव्य के फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में रिसेंसी इफेक्ट का भी प्रभाव होता है कि अंतिम वक्त की बातों को मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहता है। और मैम ने जो बातें बताई और बताया कि एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो गेस्चर, कभी कभी हमारे वर्बल गेस्चर भी होते हैं, कुछ हमारे नॉन वर्बल गेस्चर होते हैं जो हमें लोगों को उस कठिनाइयों से, उस संवेदनशीलता से जो जिससे वो दुखी है, उससे हमारा गेस्चर, अगर अभी एक मुन्ना भाई MBBS फिल्म आया हुआ था पूर्व में जिसमें वो जादू की झप्पी देता, तो जादू की झप्पी वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा व्यक्ति को एहसास होता है कि नहीं, कोई हमारे साथ खड़ा है, हमारे तकलीफों में हमको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे गेस्चर एज ए टीचर, एज ए साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि हमें
समाज के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। और हम सब मिलकर, अब जैसा कि मैम ने कहा, हमारे विभागाध्यक्ष मैम ने, कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम संवेदनशील रहें और ऐसी समस्याओं से सभी को उबारने का, निकालने का प्रयास करें। तो साथ ही साथ जो इस कार्यक्रम में हमारे थिंक टैंकर, मैं उनको कहता हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मुकेश कुमार पंथी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, धन्यवाद मुकेश जी। डॉक्टर दुर्गेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव मैम, डॉक्टर कंचन शुक्ला जी, डॉक्टर दीपमाला सिंह बघेल, डॉक्टर पूनम जी, और जो बीए सेकेंड सेमेस्टर, एमए सेकेंड सेमेस्टर, एमए थर्ड सेमेस्टर और पीजी डिप्लोमा के छात्र एवं छात्राएं जो इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि इनकी सहभागिता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य के यही जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, यही काउंसलर हैं। इन्होंने अपनी पूरा समय दिया, तो सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम में, अभी इस कार्यक्रम के दौरान ही मुझे मालूम पड़ा कि हमारे सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार सिंह सर जी भी उपस्थित। सर, आपका सहृदय से आभार एवं धन्यवाद। आपकी एकात्मता है मनोविज्ञान विभाग से, आप हमेशा हर कार्यक्रम में मनोविज्ञान विभाग से जुड़े रहते, तो सर आपको सहृदय से मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। इस बीच हमारे साथ, हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजीव कुमार सर हमारे साथ जुड़े। सर, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सोशल वर्क डिपार्टमेंट से डॉक्टर संदीप गिरी सर हमारे साथ जुड़े, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा सर, आपके लिए भी सर मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ हमारी आई थिंक एलुमनी जानकी मूरजानी जी हमारे साथ हैं, सीनियर पर्सन हैं, आपके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सभी एलुमनी जितने भी हैं जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़े, उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने अपना एक अमूल्य समय दिया और हमारे साथ जुड़े। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक ग्रुप पिक हो जाए, तो आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। अगर संभव है तो आप सभी अपना कैमरा ऑन करें, जिससे ग्रुप पिक हो जाए इस पल को यादगार बनाने के लिए। कृपया सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। संभव स्थिति में, कई बार संभव स्थिति नहीं होती है। हमारे डिपार्टमेंट की डॉक्टर रश्मि रानी जी, डॉक्टर कंचन शुक्ला जी भी शुरू से ही कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, और आप लोग का हमेशा एक सकारात्मक सहयोग पूरे विभाग को और हमारे स्टूडेंट्स को मिलता रहता है। और हमारे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स, दे हैव जॉइंड वेरी पॉजिटिव हैंड्स टुवर्ड्स मेंटर मेंटरिंग पॉलिसी विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट। और मेंटर और मेंटी के इस कार्यक्रम या डेली सेशन में हमारे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ अपनी सभी समस्याओं को बिना किसी हिचक के साथ साझा करते हैं। तो एक जो शुरुआत हमने कर दी है, अब यह दायित्व हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे स्टूडेंट्स का है, जो कि फ्यूचर काउंसलर्स और फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट हैं, कि वह ये जो कारवां हमने शुरू किया है उसको आगे लेके जाएंगे। सोसाइटी के हर वह व्यक्ति जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसे मदद की ज़रूरत है, जिसको एक ऐसे सहयोग की ज़रूरत है कि समस्याओं के सामने, परेशानी के सामने, ऐसी समस्या में हम क्या करें, क्या ना करें, या एटलीस्ट उनके साइन और सिम्टम्स को समझ करके एक सक्षम अधिकारी, पेरेंट या टीचर या काउंसलर को उसकी सूचना दे सकें कि इस व्यक्ति को एक मदद की ज़रूरत है। यदि ऐसी कोई भी घटना होती है तो हम उस व्यक्ति को आत्महत्या का प्रयास करने से बचा सकते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा ऑन करने का क्या फायदा होता है, देखिए अभी आनंद जी भी नजर आ रहे हैं, डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव जी, आपके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो इसलिए भी कई बार कैमरा ऑन, धन्यवाद, इसलिए भी कई बार कैमरा ऑन करना आवश्यक हो जाता है कि मैं लगातार सुन रहा था। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था, और कई बार कैमरा ऑन करने से फिर पता चलता है कि हमारे साथ कौन कौन है। तो एक बार पुनः आप सभी के आभा सिंह मैडम जगतपुर की भी वो शुरू से ही जुड़ी हुई थी, शैल सिंह मैडम भी
शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, तमाम साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर्स और टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक सुंदर सी पिक मुकेश जी ने ले ली है। हाँ मैम, बिल्कुल ले चुके हैं हम, पिक ले लिए है। कुमुद मैम श्रीवास्तव आपका जी, मैंने अभी कुमुद श्रीवास्तव जी की भी झलक देखी है, जो कि बहुत ही एक्टिव इस समय जो बिल्कुल। प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच तो एवरीवन। मैम आपकी अनुमति हो तो इसको आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जल्दी ही आप सभी थैंक के यू साथ सर, फिर थैंक यू जुड़ेंगे। मैम, थैंक यू थैंक सर, यू मुकेश जी, थैंक यू मैम। थैंक यू इसी विषय पर हम लोग थैंक यू चर्चा सर, करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मनोविज्ञान विभाग हमारे सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना मैम, धन्यवाद बच्चों।